बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको आज का दिन यानी जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। यकीनी तौर पर तमाम दिनों का सरदार दिन है, तो आज जब आप दुआ करें तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की इंसानियत जहाँ जहाँ मुश्किल में है उनके लिए दुआए खैर ज़रूर कीजिएगा। हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं हरमीत सिंह को, जो कि इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। उनको भी हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप हरमीत? जी वालेकुम सलाम, सर का हाल, गुड मॉर्निंग सुहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपने दुरुस्त बात की कि जिस किस्म के हालात हैं और जिस किस्म की चीज़ें हम देख रहे हैं, और ख़ासकर फिर गज़ा फ़लस्तीन के हवाले से अगर हम देखें तो यकीनन आज का जो दिन है इसमें दुआएं ज़रूर करनी चाहिए पूरी दुनिया के लिए और ख़ासकर गज़ा और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं, चूँकि जुम्मे का दिन है। तो आपने आज हरमीत ये नहीं कहा, शायद आपने मिस कर दिया है कि सोहा आज आप बहुत खुश हैं। वो इसलिए क्योंकि आगे 2 दिन आपकी छुट्टी है। लेकिन चले, ये जो मेरी एक्साइटमेंट है ये मेरी नहीं है, मुझ जैसे बहुत सारे लोगों की है जिनको 1-2 लॉन्ग वीकेंड मिल गया और रही सही कसर जो है वो माँ बाप ने पूरी कर दी, क्योंकि बच्चे घर में अम्मा अब्बा को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उनको ये छुट्टियाँ कतई तौर पर पसंद नहीं आ रही। पसंद आ रही हैं तो बच्चों को आ रही है, और बच्चों के साथ मुझे आ रही है, क्योंकि हमें है 2 छुट्टियाँ। लेकिन चले, वीकेंड की अगर हम बात करें सैटरडे की या संडे की, तो वीकेंड के आपके क्या क्या प्लान्स हैं, वीकेंड पर आप क्या प्लान करेंगे? क्योंकि लाहौर का मौसम हरमीत, हम कल भी ये बात कर रहे थे, आज हम फिर ये बात करेंगे कि बारिश के बाद कदरे बेहतर हो गया है। स्मोक से हमें थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिल गई है। होपफुली कि अल्लाह पाक जो है वो आर्टिफिशियल रेन की बजाय अब ये जो नेचुरल रेन है वही हमारा एक वाहिद हल है इस वक्त, जो हमें जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है। तो होपफुली कि वीकेंड पर भी ऐसे ही मतला रहेगा और आप मौसम को खूब सारा एंजॉय कर सकेंगे, बिकॉज दिसंबर इज़ ऑल हेयर टू। तो दिसंबर भी आ गया है, आज दिसंबर को भी हम वेलकम कर लेते हैं। चलिए जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज अगर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले और डेली डोज पर जाने से पहले, चूँकि आपको पता है ये डोज हम कल सारा दिन लगाकर तैयार करते हैं कि कहाँ कहाँ से लेकर आनी है, और पूरी दुनिया से वो खबरें जो कि पूरी दुनिया में वायरल है, लोग उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और आपकी नज़र से वो मिस हो गई है, उसको हमने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है डेली डोज में। लेकिन हरमीत, हमारी कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। ये खबर भी कल आपने सोशल मीडिया पर देखी कि सब लोग किस तरह से तैयार होकर बड़े जोशो खरोश के साथ वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा कि मोराल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाउन था हमारी टीम का। ऑब्वियसली एक मतलब मायूसी तो थी कि भाई वर्ल्ड कप में इस तरह से परफॉर्म कर सके, लेकिन हमने फाइनल तक या सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच सके। फिर हमारे जो व्यूवर्स हैं और हमारे जो देखने वाले हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी मतलब तनकीद की, कोई हाथ होला नहीं रखा उन्होंने भी, खैर। लेकिन उसके बाद अब हमारी कौमी क्रिकेट टीम जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। 2 दिन जनाब सारे करेंगे आराम, और उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस, और फिर मैचेस का बाकायदा आगाज हो जाएगा। और हम अपनी टीम को कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। क्या बड़ा जबरदस्त बात है सुहा, आपने मायूस किया, और मायूसी इस किस्म की कि आप बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब वर्ल्ड कप आता है, तो शायकीन क्रिकेट इसी इंतजार में होते हैं कि कहीं ना कहीं जीत जो है हमारी पक्की होगी, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारी टीम जो है वो हमें देगी। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ वो इवेंट सबके सामने है। लेकिन कल हम देख रहे हैं कि खासकर इस ट्रिप के हवाले से कहा जा रहा है कि ये हनीमून ट्रिप है। आप ट्विटर पे जाएं, जिधर भी जाएं, तो आपको वहां पर यही नजर आएगा। और खासकर जो है उन जितने भी खिलाड़ी हैं अपने बेगमात को भी साथ में लेके गए। बहुत सारे जो दोस्त हैं उनकी शादियां हुई हैं, नई शादियां हुई हैं, तो भी ऑस्ट्रेलिया भी घुमा के ले आएंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे। सो बहरहाल इतनी ज़्यादा तवक्कात तो नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है वर्ल्ड कप जीत चुका है, फिर उसकी सरजमीन है, और हमारी परफॉर्मेंस जो है बहरहाल आपने वर्ल्ड कप में देखी। लेकिन फिर भी हम नाउमीद नहीं होते, हमें बड़ी उम्मीद है हरमीत कि इस हनीमून ट्रिप पे थोड़ा सा क्रिकेट भी खेल लिया जाएगा। तो वो जो थोड़ा खेलेंगे, हो सकता है घर आने वाली जो लक्ष्मी और बीवियां जो है वो होपफुली इनके लिए बड़ी अच्छी साबित होंगी। लेकिन चले, नई शादी हुई, न्यूली वेड कपल, चले अगर गेम भी तो खेलने जा ही रहे हैं ना। लक्ष्मियां जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, जब से शादी की है तो उनकी परफॉर्मेंस में बड़ी जो है वो शनि बैठा हुआ है, भी होती रही है, और कहीं ना कहीं मामला खराब होते हुए भी हमें नजर आते हैं। खासकर आपको याद होगा हसन अली बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर थे, लेकिन फिर उनकी इतनी तस्वीर आई कि कमर में दर्द हो गया। तो जाहिर बात है फिर अनफिट रहना ये एक नया रुझान होता है। लेकिन बहरहाल हम दुआएं कर सकते हैं कि ये भी पैरेलल आप दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। आपने गेम भी खेलनी है, आप अपनी बेगमात के साथ भी है, तो एंजॉय करें। लेकिन पाकिस्तान को चूंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो काइंडली खेलिएगा और अच्छे से खेलिएगा। खैर, कल की जो फुटेजेस सामने आ रही है, अगेन आप वाली बात के सब अपने कपल्स के साथ है, अपनी बेगमात के साथ जा रहे हैं। बाबर आजम अकेले अपनी
अपना बैग पकड़कर अफसरदा नहीं खुश है वो, मतलब कहते हैं मैं बैचलर फील कर रहा हूँ, तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। खैर चले 2 दिन आराम करें, उसके बाद इतवार से ऑनवर्ड आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर आप अच्छा सा ज़बरदस्त परफॉर्म करें। आगे बढ़ते हैं, हमने आपको क्रिकेट के हवाले से एक और अच्छी खबर देनी है और खबर पाकिस्तान से नहीं है, बाहर से है। जिम्बाब्वे आउट हो गया है। युगांडा जो है वो पहली बार मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया है। खबर अच्छी और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि युगांडा पहली दफा क्वालिफाई कर रहा है मेंस T20 के लिए। और जब हम ऐसी टीम्स की बात करते हैं हरमीत, हमारी टीम की अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, उसको पॉलिश करने की, बहुत सारे इन हुए, बहुत सारे आउट हुए, PSL और बहुत सारी ऐसी चीजें करने के बाद एक पॉलिश टीम हमारे पास आती है जिसमें फिर हम समझते हैं कि बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन अगर हम बात करें युगांडा की तो वहां पर देखिए ना, एक लंबा अरसा मेहनत करना, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। लेकिन हम सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी खुशी में खुश हैं कि जब आप मेहनत करते हो, खा वो दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम हो, आप मेहनत करते हो तो उसका फल आपको ऐसे ही मिलता है। बहरहाल युगांडा के जो हालात है कहीं ना कहीं आसपास हमारे घूमते फिरते हैं तो वही बहुत सारे मुश्किलात हैं, वहाँ पे भी आपकी बात दुरुस्त है। और वहाँ का सियासी निज़ाम अगर आप देखें या दीगर मामला देखें तो बड़े मामला ख़राब है। लेकिन उसके बावजूद जब कहीं हर तरफ आपको अंधेरी मायूसी की नज़र आए और वहाँ पे एक रोशनी की किरण नज़र आए तो मेरे ख्याल में ये हम सबको सेलिब्रेट भी करनी चाहिए। युगांडा के लोग दोस्त जो है उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हरमीत हमारा तो सेलिब्रेशन देखिए, हम तो एक छोटा सा एक ये सेगमेंट कर रहे हैं ना कि चलिए हम उनकी सेलिब्रेशन में उनका हिस्सा हैं। आप उनकी सेलिब्रेशन तो चेक करें ना, हम सिर्फ खबर दे रहे हैं वो किस तरह से उछल कूद कर रहे हैं, डांस, उनके स्टेप्स, उनके मूव्स और ग्रुप बना के जिस तरह से वो ग्रुप इन और ग्रुप आउट कर रहे हैं, उनकी सेलिब्रेशन देखिए ना, यही तो वायरल होने वाली चीज़ है। वो इतने खुश है कि उस खुशी का इजहार वो अपने क्रिकेट ग्राउंड में कर रहे हैं और देखिए फ्लैग होल्ड किया हुआ है और सब लोग जो है एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं और देखिए कुछ लेटे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं। तो ये पूरी वो भी टीम रिवायती है रक्स है इनका। युगांडा का रक्स अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी तरह, चाहे वो खुशी ब्याह हो या जंगल के साइड्स पे जो रहने वाले लोग हैं, जब भी उनके यहाँ बड़ी सेलिब्रेशन होती है तो इसी किस्म का रक्स होता है। तो वो हमने क्रिकेट के मैदान में भी देखा और आपकी बात दुरुस्त है कि एक्साइटमेंट तो बनती है इन हालात में। कहीं ना कहीं जब आपसे उम्मीदें भी ना हो और आप उम्मीदों पर पूरा होता है तो फिर तो सेलिब्रेशंस बनती है। चले जी, कांग्रेचुलेशंस टीम युगांडा, बेहतरीन परफॉर्म करें, आगे भी ऐसे ही हमें आपके मूव्स क्रिकेट ग्राउंड में देखने के लिए मिले और बेस्ट परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिले। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर हमने चला है, लेकिन अगली खबर नहीं है। अगली खबर जो है वो अच्छा से खेल के मैदान से एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। अब पाकिस्तानी बॉक्सर की अगर हम बात करें, उस्मान वजीर, उनकी खबर हमने आपको देनी है जिन्होंने इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट को जीत लिया है। और उससे भी अच्छी खबर ये है कि चूँकि ये जीतने के बाद उन्होंने ये जीत जो है फ़लस्तीनियों के नाम कर दी है। हम बात करें तो इस तरह की खबरें पहले भी हमें मौसूल हो चुकी हैं। व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तो आपकी विक्ट्री जो है वो तो एक अलग सेलिब्रेशन है, लेकिन इस मौके पर जब हम किसी को सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं तो खुशी में, गमी में हम ज़रूर याद करते हैं गज़ा की पट्टी पर उन बहन भाइयों को, उन मुसलमानों को जो इस वक्त मुश्किल में है, परेशानी में है। और आप नहीं भूलते कि आप जीते हैं, आप पाकिस्तान के लिए जीते हैं, तो ये जीत और ये खुशी जो है वो आप फ़लस्तीनियों के नाम कर दें। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त और पॉजिटिव सा जेस्चर था जो कि उनको मतलब देखने के लिए मिला इस ग्राउंड में। बिल्कुल। सोहा, अगर उस्मान वजीर की हम बात करें, कई दफ़ा हमारे शो में भी आ चुके हैं और बड़ी मुश्किलात से निकल कर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर कहीं ना कहीं हमने उसको हमेशा देखा है कि वो कुछ ना कुछ करके ही आते हैं। और इस बार जो उन्होंने किया बड़ा कमाल का किया। वैसे भी नामुनासिब हालात होते हैं, फंडिंग की कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद एक जज्बा और उस जज्बे के तहत ये नौजवान जो है आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त गजा पे जो हो रहा है और फिर हमने देखा कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज जो है वो चाहे पाकिस्तान से हो, दीगर ममालिक से हो, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, इसलिए वो खुल के तो सामने नहीं आते। लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज जो है वो इन कॉन्ट्रैक्ट का भी कि उसकी भी परवाह नहीं करते और फिर अपनी जीत जो है वो गजा के नाम कर लेते। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस्मान वजीर ने जो जीत है, एक तरफ तो जीत के हमें खुशी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप किसी के नाम करें और उन लोगों के नाम करें जो मजलूम है, जिन पर जुल्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं एक हल्की पुल की जो थपकी है वो मिल जाती है गजा में मासूम लोगों को कि हाँ, हमारे लिए लोग स्टैंड ले रहे हैं कि ये जेस्चर जो है वो एक पाकिस्तानी की तरफ से है, मतलब हम उनके साथ खड़े हैं, वी स्टैंड विद फ़लस्तीन और वहाँ के जो लोग हैं। और ये इसका भी एक जेस्चर था जो कि बड़ा पॉजिटिव और उसको बड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ लोग ले भी रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो हम भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है। अगली खबर नहीं है, 2-3 मिल के खबरें जब बनती हैं और वो इंटरेस्टिंग और वायरल खबरें होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं डोज, और हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो लेट्स
लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। हमारे वो सारे लोग, सारे व्यूअर्स और पब्लिक जो देखती है, और अब तो हमें एक के बाद एक खबरें भी आना शुरू हो गई है कि ये भी एक ऐसी खबर है जो कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना है, इसको भी अपने डेली डोज का हिस्सा बना ले। तो अगर आपने वो रिकॉर्ड बना लिया है तो ठीक है, और अगर आप बनाने वाले हैं तो भी ठीक है, और अगर आप नहीं बना रहे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब खोलें, आपको नजर आ जाएगा कि ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड है जो कि आप ऑलरेडी बना चुके हैं लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो पाकिस्तानी कौम बड़ी, आपको पता है हरमीत पाजी इस हवाले से इंथुजियास्टिक है, वो बहुत कुछ रिकॉर्ड बना चुकी है लेकिन खुद भी हमें नहीं पता होता कि कौन सा रिकॉर्ड बन गया है। लेकिन चलें, अब हम आपको खेल के मैदान से भी खबरें देंगे, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स की भी खबरें देंगे जो कि इंटरेस्टिंग है और सोशल मीडिया पे वीडियो और पिक्चर की सूरत में वायरल हो जाती हैं। इंडिया से हमने आपको पहला डोज देना है, डेली डोज, बल्कि एयर इंडिया की हम बात करते हैं। इंडिया से नहीं, खैर इंडिया का ये एयरप्लेन है जो कि हवा में था, इंडिया में तो नहीं था। और ये प्रवास के दौरान जो है जनाब, आप देखें जो वीडियो है उसकी आप पे नजर आ रहा होगा, अगर आप गौर करें, बल्कि क्लोज कर दिया आपके लिए, कि छत टपक रही है। और ये छत किसी घर की नहीं है, किसी फ्लैट की नहीं है, किसी गाड़ी की नहीं है, ये पूरा एयर इंडिया का एक जहाज है जो कि लंदन जा रहा है। और इतनी लंबी परवाज, इतने घंटों की परवाज, लेकिन वहां पर मौजूद जो सारे के सारे पैसेंजर्स हैं उनका कहना ये था कि ये क्या है, व्हाट इज दिस बिहेवियर। लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं हरमीत, वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। देखो, कुछ लोगों ने अपनी सीट छोड़ दी है, कुछ लोग राइट लेफ्ट हो रहे हैं। अमले ने बहुत कोशिश की, कभी शॉपिंग बैग लगाया और कभी उन्होंने कुछ कपड़ा नीचे रखा, पूरी कोशिश की, लेकिन बार बार पायलट ये कहता रहा डरने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये छत टपक रही है तो ये बस समझे कि बारिश अंदर आ रही है। एक्चुअली ऊपर का जो पूरा सिस्टम है वहाँ से मशीनरी जो है उसके डिफॉल्ट की वजह से ये पानी टपकना शुरू हो गया है। लेकिन कौन मानता है, सारे डरे हुए थे हरमीत पाजी, अब पानी टपकना शुरू कर दे। होता है वैसे। सो अगर हम देखें ना, जब आप परवाज 36,000 40,000 से ऊपर फीट बुलंदी पर आप जा रहे हो, और यकीनन बड़ा मुश्किल तब होता है जब रात अंधेरे में आप जा रहे हो और आपकी फ्लाइट हो और फिर बादल टकरा रहे हो, और कहीं ना कहीं वो बड़ा मुश्किल सा मरहला होता है। तो कहीं ना कहीं, और मुझे याद है मेरी फ्लाइट, और वो वहां पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जो है अपने अपने कल में जो है लोगों ने दुरुस्त कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे यही सिचुएशन है कि भाई जहाज से पानी टपक रहा है तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। बहरहाल ख्याल रखना चाहिए इंडियन एयरलाइन को। लेकिन चले, आप एक हैशटैग इंडिया और फिर हैशटैग आपकी एयर इंडिया, तो ये तमाम चीज़ें आपको बड़ा प्रोटोकॉल रखना पड़ता है ना, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अगर कोई आम XYZ परवाज़ होती है, XYZ कंपनी होती, तो हम चलो इस चीज़ को समझते भी। और फिर देखिए परवाज़ भी बहुत लंबी है, लंदन से आपने सफ़र करना है और इतने घंटों की फ़्लाइट है, और वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो इस यकीनी तौर पर खौफ हरास हमें नज़र आ रहा है लोगों में। लेकिन अमले ने खैर बहुत कोशिश की, अमले ने जो बंद पड़ा वो किया, कभी कपड़ा लटका दिया, कभी शॉपिंग बैग, लेकिन पानी नहीं रुक सका। और पायलट साहब जो है वो लोगों को काम डाउन करते रहे, काम डाउन, कुछ नहीं होगा, हम सेफली पहुंच जाएंगे। अब ये सेफली फ्लाइट पहुंची, ये पता नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली मोहब्बत को फैलाने में अब पुलिस जो है वो भी पेश है। मैं आपको बताती हूँ, पुलिस का नॉर्मली काम होता है जो भी जुर्म कर रहा है, जराइम में मुलव्विस है, उसको पकड़ना, सज़ा तक पहुँचाना, इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन अब पुलिस जो है वो मोहब्बत करने वालों को मिलाने में भी किरदार अदा करना शुरू हो गई है। ये लाहौर में नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, गलत मत समझिएगा, मैं खबर अमरीका से दे रही हूँ आपको। अमरीकी पुलिस ऐसी है, पाकिस्तानी पुलिस ऐसी नहीं है, वो तो डंडे ही मारेगी आपको। अगर ये डंडे मारने वाली खबर मैं आपको बताती हूँ, जैसे इनका भी डंडे मारने वाला था, वो ये कि एक गाड़ी में एक लड़का और लड़की जो कि कपल है वो बैठे हुए थे, एकदम पुलिस आई और लड़का लड़की डर गए कि ओ माय गॉड पुलिस क्यों आ गई है। पहले उन्होंने कहा लड़का जनाब बाहर निकले, ओके लड़का बाहर निकल आया, उससे पूछना शुरू कर दिया। फिर जनाब लड़की को कहा आप भी बाहर आए, उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। जब वो लड़की से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो लड़के ने ऑलरेडी ये प्लान किया हुआ था कि पुलिस आएगी और आने के बाद जब वो लड़की से बात कर रही होगी तो मैं घुटनों के बल बैठूंगा और उसको प्रपोज कर दूंगा, विल यू मैरी मी और विल यू स्पेंड योर होल लाइफ विद मी, और इस तरह की जो भी चीज़ उसने कही होगी, वो जो है जब उसने मुड़ के देखा लड़की ने और देखा कि वो उसे प्रपोज कर रहा है, तो हरमीत बाजी की जो $100 स्माइल है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी खुशी हरमीत बाजी को और उस लड़की को दोनों को हुई होगी। नहीं, आपने बात की पंजाब पुलिस की, तो मैं तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे आते, बेचारे कपल जो बैठे होते हैं बड़े मुश्किल से किसी पार्क में डेट पे गए होते हैं, उनको उठा के यहाँ अब्बा को कॉल मिलानी, भाई को कॉल मिलानी, और अगर नहीं मिलानी तो पैसे दे के फिर जान छुड़ानी। ये सिचुएशन तो यहाँ पे है। लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छा जेस्चर है, और वैसे पुलिस के हवाले से खौफ है, हमारे यहाँ खौफ है कि भाई यहाँ थाने में कोशिश लोग करते कि सड़क से भी ना गुजरें, इस किस्म के हालात है। लेकिन बहुत सारे से ममालिक हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो काफ़ी फ्रेंडली होती है, काफ़ी दोस्ताना माहौल भी वो रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन ये वाला जेस्चर और फिर ये वीडियो, और हमने ये देखा है कि जब प्रपोज करना है, आपने एक
एक जीवन साथी को चुनना है तो हमने उसको देखा है कि अब वही जमाना है रील का, तो भैया आपने जबरदस्त तरीके से मुख्तलिफ तरीके से रील को भी वायरल करना है, लेकिन बहरहाल तरीकाकार बड़ा खूबसूरत है और different है। हम दुआ करते हैं भाई ये कपल जो है खुश रहे। आमीन आमीन, हम ऐसे दुआएं कर रहे हैं उनके लिए। दुआ हमें ये भी करनी चाहिए कि यहाँ पर जो आपने खाका बनाया है ना हमारी पुलिस का, आप बिल्कुल ठीक है, शाम के टाइम देखें तो बहुत सारे कपल्स हो, ऑब्वियसली अब वो मैरिड है या अनमैरिड है इस बहस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन सड़कों पर आपको नजर आते हैं। और फिर हमारी पुलिस जो है वो इस हंट में होती है कि कोई कपल इस तरह का हमें मिल जाए, उसे इन्वेस्टिगेट करें, या तो पैसे बटोर लिए जाए या फिर उनको जो है तो कोई ना कोई फाइन हो, इस तरह से चीज़ें। लेकिन यहाँ की पुलिस की जब हम बात करते हैं, फिर वहाँ की पुलिस का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, चूंकि कर ही रहे हैं, तो आपको पता है वहाँ पे अगर कोई जुर्म हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन में भी हरमीत वो सबसे आगे हैं। मतलब अगर इन्वेस्टिगेट करना है, सजा दिलानी है जुर्म को और जुराइम करने वालों को पकड़ना है, तो उसके लिए भी दे आर वेरी एक्सपर्ट एंड दे आर वेरी ऑन द पॉइंट, ऑन बोर्ड। लेकिन अगर आप बात करें मोहब्बत का इजहार करने में मदद करने की, तो पुलिस कहती है जनाब इस मामले में भी हम पेश है, खाली हम जुल्म नहीं करते, हम बल्कि मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत को फैलाने वाले लोग भी हैं। सो वी आर डन विद दिस डोज। अगला डोज आपको देते हैं, खाने का डोज है अगला, लेकिन चाइल्डहुड डोज है, बचपन का। बहुत सारी मेमोरीज हरमीत हमारी ऐसी होती हैं, मतलब बचपन की जब हम बात करते हैं ना, तो आप यकीन करें हम उस इंटेंसिटी को शायद फील नहीं कर पाते कि बचपन हमने कितनी बेदहानी में, लापरवाही में, खुशी में, ज़िंदगी और दुनिया की तमाम तर तकलीफ़ें, परेशानियाँ उनसे दूर गुजारी है। मतलब हमें बेफिक्री इतनी ज़्यादा थी कि फ़िक्र ही नहीं थी कि मुस्तकबिल होता क्या है और हमने काम कैसे करना, पढ़ना कैसे, इवन दो के पढ़ने की फिक्र भी नहीं होती थी। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ना, बेसिकली एक गाड़ी में बैठे एक शख्स ने ये वीडियो जो है ना, उसने वीडियो को इसको कैद किया, इस मंजर को उसने कैद करने की कोशिश की। एक बंदा जो कि गाड़ी में बैठा हुआ है, गाड़ी चला रहा है, उसने देखा कि उसके सामने एक चींची रिक्शा चल रहा है, उसमें दो बच्चियां बैठी हुई हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बिल्कुल सेंटर में उन्होंने टिफिन रखा हुआ है कि तुम खाओ थोड़ा, थोड़ा मैं खाती हूँ, दोनों मिलके खाते हैं। और देखिए उनको कोई फिक्र नहीं है कि कोई हमें देख रहा है। ये दौर बड़ा खूबसूरत भी होता है और बहुत ही कम होता है, और इस दौर में बेफिक्री होती है और आपको नहीं मालूम कि कहाँ बैठे कहाँ क्या खा रहे हैं, ये नहीं मालूम होता। लेकिन जब बच्चों को आप देखते हैं और बड़े करीब से आप देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें, अपनी यादें जो है दोबारा ताजा हो जाती हैं। और इनको अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्कूल का वो वक्त भी याद आता है कि ग्राउंड में बैठकर, कभी किसी और जगह पे बैठकर, और ये परवाह नहीं होती कि हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन खाना खा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, ये भी चिल होके ये बच्चियां, और जिस तरह मुस्कुरा रही है, बाकी उनको पता चला कि हाँ कोई वीडियो बना रहा है, लेकिन बड़ी बेफिक्री में और बड़े मजे से वो अपना जी जो खाने का जो टाइम है उसको बड़े जबरदस्त तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। रिएक्शन तो चेक करें ना, वो शर्मा रही है। जब उसको पता लगा ना मेरी वीडियो बन रही है, तो उसने कहा ओ, तो फिर उसने आंखों पे भी याद रखा, फिर दूसरी अपनी दोस्त को भी बताया कि वो देखो हमारी वीडियो बना रहा है। लेकिन उसका रिएक्शन वाज सो क्यूट। लेकिन अगर हम ये ऑब्वियसली बात करें टिफिन की, तो मेरा तो ये मतलब मेरा टिफिन मेरी पूरी क्लास में सबसे बेस्टेस्ट होता था। मतलब मेरी अम्मा ने हमेशा मुझे इतना अच्छा खाना बना के दिया ना कि मैंने हर किसी को शेयर करना होता था। आई डोंट नो कि आप शेयरिंग करते थे या नहीं करते थे, लेकिन मैं बहुत शेयर नहीं, मेरी अच्छे टिफिन पे नजर होती थी। वैसे मेरा भी टिफिन अच्छा होता था, लेकिन मेरी ज्यादा क्लास में जितने भी बच्चे आते थे तो उनके टिफिन पे भी नजर होती कि उनमें क्या है। सुबह क्लास का मैं शरारती स्टूडेंट था, सो ये चीज़ों पे भी काफ़ी नज़र होती थी। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि शेयरिंग इज केयरिंग, और हम देखते हैं कि आजकल बच्चों को इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन उस वक्त छीनना पड़ता था। आप उस वक्त जो शेयरिंग केयरिंग वाला मामला नहीं था, तो छीननी पड़ती थी बहुत सारी चीज़। लेकिन वो एक खूबसूरत दौर होता है बचपन का, स्कूल का, अपने बेंचों पर बैठना, टीचर का इंतजार करना, फिर उसमें सबसे जो फेवरेट टीचर होते जो पोलाइट होते थे उसके साथ बात करना आपको और अच्छा लगता था। हाँ, जो हिटलर की तरह होते थे तो फिर खौफ का आलम होता था। हरमीत देखें, अगर हम अभी बार बार भी अपने व्यूवर्स को, या हमें जो बच्चे देख रहे हैं या जो इतने भी एज ग्रुप के लोग हैं, अगर हम उन्हें बार बार भी एम्फेसाइज करके कहें ना कि लिव योर बेस्टेस्ट लाइफ, अगर आप चाइल्डहुड में है और अगर आपको अर्ली एजेस में है, अगर आप 9th-10th क्लास में भी हैं, मैट्रिक से पहले भी अगर आप स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं ना, तो फॉर गॉड सेक इस लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, बिकॉज ये वापस नहीं आती। आप कॉलेज चले जाएं, आप यूनिवर्सिटी चले जाएं, ये लाइफ आप गुजार रहे हैं बेहतरीन तरीके से, हो सकता है आपके बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हों, लेकिन मैट्रिक तक की लाइफ यानी स्कूल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। आपकी क्लासरूम, आपके बेंचेस, आपके टीचर्स, आपके हेडमास्टर, हेड प्रिंसिपल्स, आपके दोस्त यार, ये चीज़ें कभी वापस नहीं आती। सो लिव योर बेस्टेस्ट लाइफ और कोशिश करें इसको भरपूर तरीके से जीने की। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज। अब हमने लेनी है एक क्विक सी ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं नहीं जाइएगा, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक। आप
आफ्टर द ब्रेक 8 फरवरी 2024 को होने वाले पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान की तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो सर जोड़कर बैठ गई हैं। और इसी पर अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, तो हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त भी जारी करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद फरवरी में होने वाले इंतखाबात के इम्कानात मजीद रोशन हो गए हैं। लेकिन ये श्योरिटी जो है, हम किस प्रैक्टिकल ग्राउंड पर खड़े हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। रफीक रिजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर पंजाब है। उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी माय यू। प्लेयर। सर, क्या समझते हैं आप कि आजकल सुबह दोपहर शाम, मेरे ख्याल से आज से ऑनवर्ड तो यही सिलसिला चलेगा कि आपने नाश्ते में भी जो है वो प्लाटर खोलना है अपने पॉलिटिकल पार्टीज का और देखना है कि किसको कौन सा टास्क मिला हुआ है। मरियम नवाज साहब काफ़ी एक्टिव दिखाई देती है, वो कह रही है कि अब से ऑनवर्ड जो है वो हमने कैंपेन बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से करनी है। क्या क्या टास्क दिए गए हैं पार्टी को और क्या प्लान है आपके कैंपेन को लेकर? देखिए, अभी तो ये फैसले हो गए और काम हो रहा है। कल भी मरियम नवाज साहिबा ने खैबर पख्तूनख्वा के गालिबन कोई यूथ विंग या कोई ऐसा कोई था, मैंने खबरों में देखा है, आई वाज एट इस्लामाबाद। तो हर पार्टी ने अपना काम शुरू किया हुआ और हम बतौर पार्टी, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, हर पार्टी अपना अपना काम करे। हम भी इंशाल्लाह पूरी मदद से और पूरी हिम्मत से काम कर रहे हैं, जज्बे से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हरमीत जी रफीक साहब, अगर हम देखें इस सारे सूरत हाल में हल्का बंदियों के हवाले से, आज आपने देखा कि बरतानिया के अखबार में भी स्टोरी शाया हुई है और इलेक्शन कमीशन को काफ़ी उस पर तनकीद भी हुई। और जो हल्का बंदी हम देख रहे हैं, मैं अपने इलाके की बात करूं तो वहां पे भी एक तहसील को 3 तहसीलों में तकसीम कर दिया गया। सर, आप नहीं समझते हैं कि इस किस्म की जो हल्का बंदी हुई है, सिर्फ और सिर्फ खबरें, ये बातें ये उठ रही है कि सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने, उनको जितवाने के लिए सारा कुछ हो रहा है? देखिए जी, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ और इलेक्शन के मुकदमात में काफी थोड़ा बहुत जिंदगी गुजारी है केसेस में। बात यह है कि जो हल्का बंदी है ना, उससे ना किसी को जितवाया सकता है ना किसी को हराया जा सकता है। ये परसेप्शन बन जाता है, क्योंकि परसेप्शन बना रहे हैं लोग जी, तो उसी वजह से इसको इट इज एन एडेड परसेप्शन कि जी हल्का बंदी भी इस तरह की गई है। कैसे हो सकता है पूरे पाकिस्तान में आप कहें इस यूनियन काउंसिल को मिला लें, इस तहसील को तोड़ दें, उस यूनियन काउंसिल को मिला लें। इलेक्शन है, किसी का क्या पता कौन क्या करता है, ठीक है हमारा वोट है, मगर ये नहीं है हम कोई अकेले मैदान में भागने वाले हैं और यह हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है। आई बेग टू डिसएग्री विद दिस थिंग। ये ऐसी बात हो ही नहीं सकती, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है जी। और इलेक्शन कमीशन का काम है हल्का बंदी, और ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि हल्का बंदी किसी पार्टी की मर्जी के मुताबिक हो जाए। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट लीगली, नॉट एक्चुअली, नॉट फैक्चुअली। अच्छा रफीक साहब, ये भी रफीक कहिएगा साहब, एक और चीज जी हरमीत। रफीक साहब, एक और चीज अगर हम देखें 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि चौधरी निसार साहब आपसे अलग हुए। अब हम देख रहे हैं शायद खाका नबासी, मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो भी साइड पे हमें नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में दानियाल अजीज साहब ने बड़े इल्जामात लगाए हैं एहसन इकबाल पर। उन्होंने महंगाई का जिम्मेदार जो है एहसन इकबाल को ठहराया और कहा है कि अब जो हमें मैदान में जाना होगा अवामी हलकों में, तो इसके रिस्पॉन्सिबल वही हैं। क्या ये अंदरूनी इख्तलाफात ज्यादा बढ़ रहे हैं और क्या इनको राजी करने के लिए भी कोशिश की जा रही है? देखिए, मैंने दानियाल अजीज साहब को सुना नहीं है, और कह देना कि महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल है, या एक तो उनका मेरा ख्याल है एज फार एज आई नो वो भी एस्पायर कर रहे हैं कि वहां से लड़े शायद। तो एहसन इकबाल साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और उनके टिकट हासिल करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू दानियाल अजीज साहब। मगर मैं इन चीजों से एग्री नहीं करता कि अगर आप देखेंगे मेरा रास्ता नहीं बन रहा तो उसके बाद आप जो है तनकीद करना शुरू कर दें। बाकी उनको कोई जाती इख्तलाफ होगा, इसके अलावा मैं नहीं कुछ कह सकता, बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम एरिया। तो मेरे उस एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसी कि मेरी पार्टी के बारे में आपने हमारे दोस्तों के बारे में आपने मेरे से राय मांगी है। अच्छा रफीक साहब, चले ठीक है, इस चीज़ को आप एड्रेस कर दें, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों की, तो आपको पता है ये एक रटा हुआ सवाल है कि कहा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, और फिर कहा जाता है कि देखिए लाडला प्लस मैदान में आ गया है, किंग पार्टी मैदान में आ गई है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि दीगर हल्के और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो बोल रही हैं और कह रही हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कंधा मिला के, हमने पीडीएम में देखा कि बड़े अच्छे तरीके से चले हैं, पंजाब एक बड़ा सूबा है, इसमें अलायंस के लिए सोलो फ्लाइट क्या नून लीग के लिए पॉसिबल होगी, या लेटर और सुनर आपको लगता है कि कोई ना कोई अलायंस हो जाएगी, कोई ना कोई कोलैबोरेशन प्लान है नून लीग के प्लान में? देखिए, पीपल्स पार्टी की बात करें तो वही पीपल्स पार्टी थी जब शहबाज स्पीड की बिलावल सब बात करते थे, वो कहते थे आए हमारे सिंध में आए, हमारे सिंध की भी तरक्की हो।
सिंध की तरक्की हो। तो अब वही शहबाज शरीफ साहब है और बिलावल साहब उन पर एतमाद नहीं, सॉरी, उन पर तनकीद कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। और देखिए, आपने अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना है ना, तो आप अपनी कारकर्दगी बताएं, जो कुछ आपने किया। और सबसे ज्यादा कारकर्दगी वो बता सकते हैं अगर सिंध में उन्होंने कोई काम किया है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद उसकी बुनियाद पर आगे चले। देखिए, आपको मैं नरेंद्र मोदी की मिसाल देता हूँ कि वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना और उसने गुजरात में ऐसे काम किए, तो फिर उन्होंने, लोगों ने एक नारा लगाया कि वी वांट इंडिया टू बी गुजरात, ठीक है जी, ऐसे ही गालिबन था। तो उसकी वजह यह थी कि उनकी बतौर चीफ मिनिस्टर ऐसी कारकर्दगी थी कि अल्टीमेटली वो हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए। इसी तरह से पीपल्स पार्टी को अरसे दराज से सिंध में काम करने का मौका मिल रहा है, तो उसकी बुनियाद पर अगर उनकी कारकर्दगी है और उसको वो कैश कराए, दूसरे पे उंगली उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं समझता हूँ। ये पॉलिटिकल रजवाना साहब, एक और चीज, जाहिर बात है, इल्जामात तो सियासत है, तो फिर इल्जामात एक दूसरे पे, और फिर शायद मामला फिर भी दुरुस्त हों। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जो चीजें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से मियां साहब को रिलीफ पर रिलीफ मिल रहे हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो बड़ा इल्जाम लगाया, और कहीं ना कहीं अब आम तासुर भी जा रहा है कि तमाम तर हल्के जो हैं वो कहीं ना कहीं जितने भी इदारे हैं वो उनका झुकाव नून लीग की तरफ है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा इलेक्शन हो जाएगा अगर इस तरह की जो सूरत हाल हमारे नजर आ रही है? एक है हो जाना, एक है बना देना कंट्रोवर्शियल, ठीक है ना। उसको शुरू से अब बनाया जा रहा है। मियां साहब जब से लंदन से वापस आए हैं और उनका जलसा जो मीनारे पाकिस्तान पर हुआ है, वो गालिबन वो सियासी तौर पर हजम नहीं हो रहा कुछ लोगों को। तो भाई ये एक पॉलिटिकल गेम है, खेलने को मैदान पड़ा है, एक जैसा मैदान है, खेलो, अपना अपना काम करो। अब ये एक तासुर बनाया जा रहा है कि जी के रिलीफ मिल रहा है, कहाँ रिलीफ मिल रहा है। अगर एक झूठे केस में एक आदमी बरी हो जाए तो उसको रिलीफ कहते हैं। तो क्या इनकी ख्वाहिश थी कि मियां साहब की सजा बहाल रहे? क्या इनकी ख्वाहिश थी कि मियां साहब पाकिस्तान वापस ना आए? अब तो यही लगता है। आने के बाद हलचल मच गई, उससे पहले कहते थे, जरदारी साहब भी कहते थे आप पाकिस्तान तशरीफ ले आए। तो क्या ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आराम से घर बैठ जाए? हर किसी ने अपनी अपनी किस्मत आजमानी है सियासी मैदान में। तो भाई अपनी अपनी जो आप रजवाना साहब, एक और चीज जो हम इस वक्त देख रहे हैं, जितना दौड़ सकते हैं मैदान में आए, दौड़े बस। रजवाना साहब, एक और चीज जो ज्यादा तासुर जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की, जो सोहा ने आपसे सवाल किया, वहां पे ये तासुर भी पीपल्स पार्टी दे रही है, तहरीक इंसाफ दे रही है कि फील्ड ज्यादा इनको मिली। अब सिंध से हम देख रहे हैं कि नून लीग गिला कर रही है, शिकवा कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड सिंध में नहीं मिल रहा है। तो पीपल्स पार्टी कहती है कि इनको उसी तरह चाहिए जिस तरह पंजाब में मिला है, बिल्कुल फील्ड इनको चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है जवाब शिकवा जवाब हो सकता है। और कराची में या सिंध में अभी हमने अलायंस बनाया है, उस अलायंस के साथ आगे चलेंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो मैं लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात ये है ना, देखें, अगर खुदा न खास्ता उनके जेल में ये एक बात है तो उसको नेगेटिव पॉइंट उसका लेके और उसको कैश कराने की पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से फिर अगर अभी से इंतखाबी अमल को आप मशकूक बना देंगे या इंतखाबी अमल पर उंगलियां उठा देंगे उससे पहले प्री इलेक्शन, तो फिर पोस्ट इलेक्शन क्या होगा? फिर पाकिस्तान में यही काम लगा रहेगा। अगर आप जीत गए तो दादली हो गई। मैं पिछली बात नहीं कर रहा, आगे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं हार गया तो मेरे साथ दादली हो गई है। लेट्स गो अहेड और अपना अपना आप जाए, आप अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे, काम भी कर रहे हैं। तो फिर कौन सा ऐसा इशू है जिसके लिए आप ये बातें कर रहे हैं, सिवाय इसके कि एक पार्टी पर उंगली उठाते जाए, एतराज करते जाए, मोतरेज होते जाए, ताकि लोगों के जेल में कोशिश करें बिठाने की इस पार्टी को फेवर हो रही है। किसकी कौन सा? वो तो सरदारी साहब ने भी कह दिया कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ही नहीं करते, हम मैदान में जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी कल उन्होंने क्वेटा में जो है ना वो यौम तासीस मनाया है, दैट्स अ गुड पॉलिटिकल स्टेप। तो इसको
ऐसे खिलाना चाहिए जी। अच्छा रफीक साहब, ये कहिएगा कि हम जब बात करते हैं ना कि आपने इलेक्टेबल्स की गेम है फिलहाल अगर देखा जाए हर जमात में, और हम देख रहे हैं कोई प्लस हो रहा है, कोई माइनस हो रहा है, कोई इन हो रहा है, कोई आउट हो रहा है, आप क्या समझते हैं जो लोग आपके साथ इस वक्त खड़े हैं, मौलाना साहब से मुलाकात की, एक अच्छा जैसे रहा है कि हम साथ मिलकर इलेक्शंस में मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ये है मौलाना साहब का मौक़िफ़, और उसके बाद फिर जो MQM पाकिस्तान, हम जब व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस और आप जब बात कर रहे हैं कारकर्दगी की, तो मुझे ये बताएगा कि ये जो लोग आपके साथ मिल रहे हैं, क्या इनकी कारकर्दगी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनका माजी, इनके माजी में करने वाले काम, क्या इसको भी कीप इन माइंड रखा जाता है, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि मिलकर आगे ही काम करेंगे, हम माजी की बात नहीं करते? कोई भी पार्टी हो, अवाम उस पार्टी से को पूरे मुकम्मल तौर पर ना ही राजी हो सकते हैं ना ही खुश हो सकते हैं। जहाँ जहाँ उन पार्टियों की अपनी अपनी नुमाइंदगी है और उनके अवामी नुमाइंदे इलेक्ट होकर आते हैं, साफ ज़ाहिर है अवाम की तवक्कुआत बहुत ज्यादा है और अवाम के मसाइल भी बहुत ज्यादा है। तवक्कुआत को तो एक तरफ रख के अवाम की इतनी तवक्को पूरी हो जाए कि महंगाई कम हो जाए, बिजली के बिल कम हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए और पाकिस्तान में बेरोजगारी जो है ना खत्म हो जाए, तो गरीब का चूल्हा जलता रहे अवाम की इससे ज्यादा, और सेहत का निज़ाम ठीक हो, उनके बच्चों को तालीम मिल जाए। मेरा ख्याल है इससे बड़ी टॉप प्रायोरिटी अवाम की तो है ही नहीं। उन्होंने कोई अपने को ऐशो इशरत की बात को करते ही नहीं है। अगर उनकी ये चीजें पूरी हो जाए या कम अज कम मैक्सिमम एड्रेस हो जाए, तो अवाम तो उसी अपने नुमाइंदे या उस हुकूमत की जरूर पजीराई करेगी। तो हमें तो इस पर जोर देना चाहिए। अब अपने टाइम थोड़ा सा कम है, हमने बस इनसे ये कंक्लूड कराना था। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। आपने जो पार्टी समेत दीगर पार्टीज़ का रखा वो भी यकीनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हरमीत जब आपने ये सवाल उनसे किया, और यही सवाल जो है वो आगे भी हम परसू करेंगे कि हल्का बंदियों की हतमी तारीख के बाद जो ऐलान सामने आया है उसमें काफ़ी एम्बिग्विटीज़ पाई जा रही हैं। आम आवाम को इस हवाले से अवेयर करना है, आम आवाम को इस हवाले से कहना है कि आपको पता है कि कहाँ से, अगर आप हरमीत अपनी बात करें तो आपने ज़्यादा दूर नहीं गए, आपने बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ पे या छोटी छोटी बातों पे बात नहीं की, आपने सिर्फ अपने हल्के की बात की है। तो अगर ये जेस्चर आ रहा है कि हर तरफ से ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, और ये खबर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको छाप रहा है, तो इस पर अब किस तरह से किसको एड्रेस करना चाहिए इस पर हम बात कर लेते हैं। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि आखिरी हतमी जो तारीख थी उसके बाद हल्का बंदियों का जो ऐलान है वो लिस्ट और हमारे सामने आई, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसमें बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ है। ये बस ये प्रीटी श्योर कर दीजिएगा कि अब जो ऐलानात के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है, क्या वाकई उससे कोई आगे पीछे होने का कोई चांस है या उस दिन इंतखाबात हो जाएंगे? नहीं, बात यह है कि हल्का बंदियों को जब भी इलेक्शन कमीशन ने बनाई है 74 से लेकर हम देख रहे हैं, उसमें कोई ना कोई इमिग्रेटी तो होती है। तमाम तफावत तो दूर करना मुश्किल होता है जिन्होंने हल्का बंदियों के लिए जो अफेक्टेड हैं उन्होंने असर लेना होता है। लेकिन सबसे बड़ी यह बात है, इस पर अगर किसी को इतराजात हैं तो वो अपने हाई कोर्ट में जाके आर्टिकल 99 के तहत अपील कर सकता है। वो अपील करने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इसके साथ लेकिन इसका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने रोड मैप के मुताबिक 13 दिसंबर के राउंड अबाउट पे जो है इसका शेड्यूल जारी करेगा, और इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे, कागजात नामजदगी लेना शुरू हो जाएगा 22-23 दिसंबर से। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया दिसंबर के महीने में। अब सियासी जमातों को तमाम जो क्यासराइयाँ खत्म करें, इलेक्शन 8 फरवरी को है, इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और प्रेसिडेंट पाकिस्तान तीनों जो है ट्राइकर का एक मुआहदा हुआ था जिसके मुताबिक ये इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर देंगे। इसमें कोई रद्द-ओ-बदल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये शाह साहब, अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है, हमने देखा है अभी तक कहीं ना कहीं एक पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव हमें नजर आया है, लेकिन ऐसे में ये खबर जो बरतानिया अखबार ने की है, तो क्या आपको लगता है कि अब सू करना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को बरतानी अखबार पे कि जो हल्का बंदी हुई से नवाज शरीफ को रिलीफ? हम बरतानिया की मिसाल दें, बरतानिया क्या हैसियत बरतानिया की? बरतानिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? वहाँ भी तो चल रहा है मामला। तो हमारे बरतानिया की मिसाल क्यों देते हैं हमारे लोग? हमारे पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्होंने बाकायदा फैसला कर दिया 8 दिसंबर को 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। तो गैर मुल्की अखबारों में तो मुख्तलिफ एजेंडे होते हैं, उसमें आप क्या सराई पर साहब एक और चीज
एक और चीज, अगर हम देखें, एक तरफ तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस इमरान खान को फर्द जुर्म लगनी है, आपको नहीं लगता कि अब कहा जा रहा है कि हम उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो अगर इलेक्शन कमीशन में पेशी की सिक्योरिटी इमरान खान को नहीं दी जा सकती तो ये इतना सारा इलेक्शन कमीशन कैसे कराएगा? इसकी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट कैसी होगी सर? देखो जी, इमरान खान साहब ठीक है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनको बिलो बुक के मुताबिक मुकम्मल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये तो जाहिर है, बिलो बुक में लिखा हुआ है ना कि तमाम एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट को तमाम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तो जिम्मेदारी नहीं है कि बिलो बुक के ऊपर अमल दरामद करे। बिलो बुक पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी वफाकी वज़ारत दाखिला के पास है। तो लिहाजा ये तमाम मामला जो हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक अपने बाकायदा उन्होंने कह दिया है कि भाई तमाम सूबाई हुकूमतों को भी कहा है, वफाकी हुकूमत को भी कहा है कि इनको प्ले जो है फील्ड दिया जाए, वो तमाम मसावियाना हकूक के मुताबिक इनको सहूलतें दी जाए। अगर किसी को एतराज़ है तो इसके बावजूद भी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत किसी को नहीं दे रही सहूलतें, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रजू कर सकते हैं, वो तो एक्शन ले लेगा, वो कंटेम्प्ट लगा देगा जब आपने हुक्म और दिलशाद साहब, एक और चीज, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, पेशावर हाई कोर्ट के सख्त किस्म के रिमार्क्स थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आपने भी देखे होंगे। हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात करें, दीगर जमातों से ये डिमांड तो नहीं की गई, तहरीक इंसाफ से की गई। अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो कन्वेंशन होते हैं तो वहां पे हल्ला बोल दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि तमाम तर जमातें बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, पुलिस इंतजामिया भी कहीं ना कहीं में नजर आती है कि वो कुर्सियां ठीक करते नजर आते हैं, वो नजर नहीं आता? ये जो कुछ हो रहा है, आपको नहीं समझ लगता सर कि आप भी एक बहुत बड़े मनसब पर बैठे थे, तो इसमें कोई होना चाहिए, कोई अमल दखल इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए कि एक पार्टी को इतना? दुरुस्त फरमाया आपने, दुरुस्त फरमाया। इस पर इलेक्शन के पाकिस्तान को बाकायदा सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई हुकूमत उनके मामले में इंटरफेयर कर रही है या वो इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में कोई कन्वर्शन करना चाहते हैं या अपनी पार्टी के मंशूर के लिए करना चाहते हैं, तो उनमें अगर कोई रुकावटें पैदा कर रहा है तो फिर इलेक्शन के पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा कमर साहब, इस चीज़ को भी बताइएगा कि चूंकि हल्का बंदियाँ जो है उसकी अपनी फहरिस्त और लिस्ट जो है उसके ऐलान के बाद लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो लोग बातें कर रहे हैं उसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बीइंग एक्स सेक्रेटरी ऑफ इलेक्शन कमीशन, आप क्या समझते हैं कि कोई इस तरह की लिस्ट में फैब्रिकेशन करके, कोई ऊपर नीचे करके किसी पार्टी को फेवर किया जा सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी है जो आवाम कह रही है? इन्हें तो वैसे तो मैंने जहाँ तक देखा है हमने कि इन्हें तो ओपन किया है, उन्होंने सारे वेबसाइट पे भी नक्शे दिखाए। जब जो हियरिंग हो रही थी तमाम उनने जियोग्राफी के मुताबिक और मरदमशुमारी के महकमे के तमाम अफसरान को भी तलब किया हुआ था। तो इसके बाद तमाम मामला उनके सामने, उनके वकला के सामने दिखाया। और इसके बावजूद भी अगर किसी की देखो जी, सियासतदान ने इंतखाब लड़ना होता है ना, वो मुतमईन कभी नहीं होता। उसने अपने वोटरों पर काम किया होता है, वो समझता है मेरे वोटर फलाह हल्के में चले गए तो मुझे नुकसान पहुंचेगा, वो कभी मुतमईन नहीं होगा। उसको अगर इसके बावजूद अगर मुतमईन नहीं होता तो हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, हाई कोर्ट में जाए, आप अपील करें। लेकिन इलेक्शन के पाकिस्तान ने 15 दिसंबर को शेड्यूल जारी कर देना है। अगर इसके दरमियान में कोई फैसला हाई कोर्ट का आ गया तो वो रद्द बदल कर लेंगे, लेकिन बहरहाल फिलहाल तो मामला और दिलशाद साहब, अगर हम देखें, मेरा हल्का है, मैं अपने इलाके में जाता हूँ, मेरी जो तहसील है उसको 3 तहसीलों में तकसीम कर देगी और वहां पे जिस पार्टी का ज्यादा जोर था उसको तो अब मामला हमें कहीं और नजर आते हैं, लेकिन वहां पे नून लीग की एक बहुत बड़ी सीट है जो मुसलसल वो जीतते भी आ रहे, लेकिन इस हालात उनके लिए साजगार जो तासुर जा रहा है आवाम की जानिब से, आपको नहीं लगता वहां पे भी एक रद्द-ए-अमल आ रहा है? दूसरे शहरों में हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कौमी जरगे बन रहे हैं इस हवाले से, तो सर इसका कोई असर पड़ेगा अगर ये मामला आता है इलेक्शन पर? फिर इसका तो मैं एक ही मिसाल दे सकता हूं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमने भी तमाम हल्का बंदियां करवाई, इस तरह के इतराजात होते रहे, आखिर दम तो होते रहे। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी एक्शन लिया है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी मैं मिसाल अर्ज करूं कि जब ये 88 में जो हल्का बंदी हम कर रहे थे तो उस वक्त तमाम झुकाव ये था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही जा रहा था। उस वक्त सारा माहौल ही था, जवाब साहब के मरहूम के जमाने की बात है। तो फिर बेनजीर भुट्टो साहब से ये सवाल किया कि जी इलेक्शन कमीशन जो है हल्का बंदियों में जो एक पार्टी की तरफ झुकाव कर रहा है, आपकी पार्टी को झुकाव नहीं मिल रहा। तो बेनजीर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहते मेरे वोटर दाएं भी है, बाएं भी है, नहर के इधर किनारे पे भी है, दरिया के इधर भी किनारे, मुझे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी ये करे। तो आप आपको ऐसा कोई लीडर है जो महसूस करे मेरे वोटरों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दाएं करें बाएं करें, तो फिर मसले हल हो जाता है। बेनजीर भुट्टो ने खत्म कर दिया, कहता कोई इतराजात नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं जाना,
कोई इतराज़ात इलेक्शन में जाना जो जारी कर दिया जोर है हमारे वोट दाएं दिए और दिलशाद साहब एक और खबर जो आई थी मीडिया में और खासकर इस्लामाबाद में चल रही थी इलेक्शन डिले करने के हवाले से, क्या ये टेस्टर के तौर पर ये सारी चीजें खबर पे आई थी मीडिया में, फिर कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गई? ये दरअसल जो बहुत जो हमारे दोस्त हजरात हैं ना वो अपनी मीडिया में इन रहने के लिए इस तरह के सोचे छोड़ते रहते हैं, लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। और जिन जिन टीवी ने चैनलों ने इस तरह की अब हमाराई पैदा की है, कैफियत पैदा की, उनको कैमरा के जरिए उनको तलब कर लिया गया है। इलेक्शन में हमने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि 8 फरवरी से हम आगे नहीं जा रहे, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। ठीक है कंवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। जो उनसे गुफ्तगू रही उसके मुताबिक एक वोटर जो है उसने वोट देना है, लेकिन चाहता वो ये कि कंसर्न डिपार्टमेंट इस चीज़ को मेक श्योर करें कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और जो भी सब्जेक्ट इस गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से हम लेकर आते हैं, कोशिश सिर्फ ये होती है कि आपको अवेयर किया जाए। आपको अच्छी तरह पता है कि आप एक घर में मौजूद हैं तो वहाँ पर आपके फ़राइज़ क्या है, आपके हकूक़ क्या है, लेकिन आज अपने घर से बाहर निकलना है आपने, और निकल के किसी ऐसे महकमे को देखते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट है कि इसका ऑफिसर जो है वो कोई हैंकी पैंकी कर रहा है, या आपको लगे कि यार वो अगर काम कर रहा है तो सही नहीं कर रहा, और उसने काम करना है तो वो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ये सारे छोटे छोटे एक बहुत आसान से सवाल हैं जो किसी भी एक आम लेमैन के दिमाग में आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन ये आपका राइट है, लेकिन ये राइट आपको मिला 2002 में मुशर्रफ दौर में जब इस आइन को कानून को बनाया गया। लेकिन 2013 की अगर हम बात करें तो हरमीत इसमें हुई फिर अमेंडमेंट, जिसके बाद आर्टिकल 19A के तहत जब अमेंडमेंट हुई तो ये कहलाया पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन 19A, जिसमें आपके पास ये राइट है कि स्केल 0 से लेके स्केल 1 से लेके आप चीफ सेक्रेटरी तक हर एक वो ऑफिसर जो कि आपके लिए आपकी खिदमत के लिए तैनात किया गया, आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितनी करप्शन की है, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया, कब किया, कैसे किया, आपकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई, ये सारे सवाल। लेकिन शायद आपको लगता है कि नहीं ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है। हमने लोगों से जब पूछा कि क्या आपको पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका राइट है, या आपको इस राइट के बारे में पता है, तो उन्होंने क्या कहा, ये जो पब्लिक रिव्यूज है हमारे पास, जरा पहले आप इसको सुनिए। सर, क्या आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में जानते हैं कि आप किसी भी इदारे से अवामी अहमियत का कोई भी मसला है या मालूमात है वो आप मालूम कर सकते हैं? सर, इसके बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात तो हमें नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी किसी भी इदारे में चले जाएं तो सबसे पहले तो वहाँ के कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की लें तो कोई देता ही नहीं है। हमें इसका आइडिया तो नहीं है, ना हमें कभी बताया गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे आईन पाकिस्तान के अंदर हर शहरी को ये हक़ दिया गया है कि आप पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं वहाँ से आपने जो भी मालूमात आपने लेनी है आप वहाँ जाके आप मालूमात ले सकते हैं। नहीं जी, मुझे तो नहीं मालूम कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है पाकिस्तान का वो क्या है। नहीं, मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि कभी ना तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कभी, और ना ही इस बारे में कभी किसी ने अवेयरनेस दी, तो ज़्यादा नहीं जानती मैं इस बारे में। कभी बताया नहीं, अगर पता चले तो ताकि हमें पता हो अपने राइट का, तो उसके लिए हम वहाँ पे जाके फ़ाइट कर सकें। हमें कोई मालूम नहीं है कि हमारी अहमियत पाकिस्तान में क्या है, और ना किसी अदारे ने हमें बताया है और ना किसी दफ्तर ने हमें बताया है कि हमारी पब्लिक की क्या अहमियत है इस पाकिस्तान में। हमारी कोई अहमियत नहीं है पाकिस्तान में। जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का मुझे बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ ये आपसे सुन रहा हूँ। दूसरा, अगर हम किसी इदारे में जाएँ, उनसे पूछें कि भाई हमारा क्या राइट है, हमारी क्या जो है ना वो हम रह सकते हैं दुनियादारी में, या हमारे क्या हकूक़ हैं, वो कोई भी जो है ना हुकूमती बंदा वो ना बताता है, और अगर कोई बताता है तो वो सबसे पहले रिश्वत तलब करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सबका हक़ है, सब पाकिस्तानी है, हर एक के लिए हक़ अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। जो बात है सब बड़े से पूछना है, उनके मालूमात करना है, ये सब का हक़ है। आवामी इतनी ज़रूरत नहीं है कि अपनी इदारों से पूछ सके या गवर्नमेंट से पूछ सके, ये वो आवाम नहीं है। इनको जो है ना दबा कर रखा है गवर्नमेंट ने, हर इदारे ने, न सवाल कर सकते हैं न जवाब दे सकते हैं। सवाल करो तो अगले दिन कहीं और आप पकड़े जाते हो, उठाए जाते हो, सवाल नहीं कर सकते यहाँ पर आप। यहाँ तो कोई इंसान किसी भी अदारे में जाके कुछ भी नहीं पूछ सकता, इतनी किसी की ताकत नहीं है जो पूछ सके। यहाँ तो वही होता है जो ऊपर से चाहते हैं। जब इंफॉर्मेशन को डेवलपमेंट करने के लिए पब्लिश नहीं किया जाए, उसके बारे में कोई आम आदमी राय नहीं दे सकता है। बाकी रहेगी कहानी जो गवर्नमेंट कर रही है, ये नारवा सलूक है। हमारे यहाँ पे एक तो है मगर उसका इस्तेमाल नहीं है।
ये एक तो 199 भी हमें दे रहा है आर्टिकल, मगर उधर क्या हो रहा है, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। ये एक्ट सिर्फ एक्ट है। अच्छा, इस वीडियो के पीछे जो म्यूज़िक था ना वो बिल्कुल ठीक लगाया हुआ था, बिकॉज वो म्यूज़िक सैड नहीं था। ये एक अलमिया है, ये एक बहुत अफसरदा कर देने वाली चीज़ है कि हम रियलाइज़ करें कि हमारी आवाम को, इंक्लूडिंग यू हरमीत, इंक्लूडिंग मी, हमें पता ही नहीं है कि हमारा राइट क्या है। हम आपको बताते हैं, कोशिश हमने ये करनी है हरमीत, हमारा मकसद भी ये टॉपिक रखने का यही है कि हम आपको बताएं कि ये आपका राइट है भाई, आप जान सकते हो कोई सरकारी ऑफिसर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन आपको आपके हक का नहीं पता। इस पर बात कर लेते हैं। अली खलील हमारे साथ मौजूद है। वैसे हक का सबको पता, बहुत सारे लोगों को पता है, हम लोगों को तो पता ही है, क्यों नहीं है, लेकिन मसला यही है कि हक मिलता कैसे है। सब आवाम की जो वॉक्स पॉक्स थे जितने हमने सुनाया तो उसमें एक ही चीज़ थी कि सवाल करोगे तो फिर कहीं और होगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस यही सवाल है। एक्चुअली सवाल भी हमारा यही है और यही सवाल हमने अली के सामने रखना है। अली, मुझे ये बताएं कि सरकारी मामूलात तक क्या एक आम आदमी की रसाई है? आर्टिकल 19A की अगर हम बात करें या राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, मैं इसके थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड पे आ जाऊँगा। हमारे यहाँ एक माइंडसेट चल रहा था, क्योंकि हम आए हैं कॉलोनियल एक माइंडसेट से, तो एक माइंडसेट था जो सरकारी महकमे में बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं कि शायद ये जो अवाम है ये महकूम है और हम इनके ऊपर हाकिम हैं। बिल्कुल ठीक, ये एक जनरल बात है ना, हालांकि वो सरकारी ऑफिसर है। हाँ, अच्छा, उसके लिए आइन में, लॉ में जो वर्ड यूज किया गया वो सर्वेंट है। हाय 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 हाय, ये अच्छी बात की है आपने। दे आर सर्वेंट्स, पब्लिक इज नॉट सर्वेंट, दे सपोज्ड टू सर्व अस। इसके लिए बड़ा लिखा वर्ड भी यूज करूं, दे आर मैनेजर्स, जिनको हम बजट एलोकेट करते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाते हैं और वो जिम्मेदारियां एक आइन और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक पूरी करने के पाबंद हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो असल में वो सर्वेंट हैं, हम सर्वेंट नहीं हैं। तो जब वो सर्वेंट हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, तो पब्लिक को ये पूरा राइट हासिल है कि वो सरकारी ऑफिसर से, सरकारी मुलाजिम से किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछ सकती है और वो उसको रिटर्न में अटेस्टेड करते हुए बताने का पाबंद है। चलिए, अब ये बताएं कि ये कानून जो है हमें किस तरह से हक देता है कि हम कोई भी सवाल किसी भी सरकारी ऑफिसर। इसके लिए पहले तो चूंकि ये एक फेडरल सब्जेक्ट था, फिर 18 अमेंडमेंट के बाद चूँकि सूबाई खुद मुख्तारी आ गई, अब ये हर सूबे में इंफॉर्मेशन कमीशन एक तो कायम किया गया। और जैसे पंजाब की अगर मैं बात करूँ, पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2013 का, उसमें एक प्रोसीजर बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सादा सा, कि कोई भी शहरी एक सफेद वाइट पेपर के ऊपर एक दरख्वास्त लिखता है कि मुझे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपसे उस जो दफ्तर का जो सरबराह होगा उसके नाम पे कि मुझे इस एक्ट के तहत सो मैनी चीज जो भी मांग रहा है, तो मुझे इसके बारे में, फॉर एग्जांपल, अपॉइंटमेंट कैसे हुई, आपकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई, ये भी पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं। आपको बजट कैसे एलोकेट किया। अली भाई, एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं, हम चाहते हैं कि क्लैरिटी हो, आवाम तक ये चीजें पहुंचे भी, लेकिन आपको पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट जज साहब, चीफ जस्टिस, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उनकी जानिब से एक ऑर्डर आया कि आप साहिब नहीं लगा सकते। यानी साहिब उस जमाने से आ रहे थे जब गोरों की कंपनी जब हम पे विराजमान थी, लेकिन अब ऐसे में आप परवेज साहिब हैं, बेचारा जो चाय पकड़ा रहा है, तो वो कहेगा परवेज कहेगा तो फिर वो साहिब जो है वो बुरा मान जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं। लेकिन आपने जो बात की, अगर हमारे सरकारी इदारों में आप जाएं, जो क्लर्क बैठा है, जो आपने फरमाया कि ये दरखास्त आप दे के, अगर लेट सपोज वो नहीं देता, क्योंकि हमने जो अकड़ देखी है सरकारी इदारों में, अल्लाह माफ करे, बड़े अजीब किस्म का रवैया होता है वहां पे, तो वो रवैया, और दूसरी जानिब आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता तो फिर क्या हो सकता है कानूनी? असल में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को मैं कहता हूँ कि ये सरकारी मुलाजमिन के ऊपर, खासतौर पर करप्ट माफिया है, उनके लिए एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब है, सही। मैं इसके लिए एटम बॉम्ब का वर्ड यूज करता हूँ कि उनको मार देने के लिए काफी है, उनकी अकड़ मर जाती है इससे। असल में बात क्या है कि उनके माइंड में होता है कि ये पब्लिक कौन होती है हमसे आगे पूछने वाली, हम लोग यहाँ के साहिबान है, हम लोग तो साहिब हैं, ये कौन होते हैं हमसे आगे पूछने वाले। तो जब एक सरकारी मुलाजम से एक आम आदमी, आम शहरी जाकर पूछता है कि जी कुछ भी मांग सकते हैं, अच्छा मैं इसमें क्लियर कर दूं, आप उनसे बजट की डिटेल मांग सकते हैं, आपको बजट कितना एलोकेट किया गया, बजट आपने लगाया कहाँ पे, आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, आपने फलां प्रोजेक्ट शुरू किया, उसकी एंडिंग किया, उसके कंप्लीट नोट्स भी आपको रिटर्न में देने के पाबंद हैं। वो सैलरी पूछ सकते हैं, सैलरी भी पूछ सकते हैं, और सैलरी भी पूछ, वैसे नहीं बताते, आपको पेट्रोल कितना दिया जा रहा है, वो कहाँ पे लग रहा है, व्हीकल्स कितनी है, एसेट्स कितने हैं, सब कुछ भी पूछ सकते हैं आप। अच्छा अली, अब देखिए मेरी बात सुने, बातें रियलिस्टिक करनी है हमने। फॉर एग्जाम्पल, आई एम
मतलब मैं एक ऐसी शहरी हूँ कि मैंने पूछना है किसी भी, फॉर एग्जांपल LDA के चेयरमैन से मैंने पूछना है कि बताइए आपकी सैलरी कितनी है। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, मैंने उनको दे दी, ठीक है। अब वो मुझे इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बिकॉज वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है, फॉर ग्रांटेड ले रहे कि भाई मैं सोहा को क्यों बताऊँ कि तुम्हारा ये राइट है या मेरी कितनी सैलरी है मैं क्यों बताऊँ। अगर वो ऐसा नहीं करते या मेरी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फर्दर प्रोसीजर क्या है? मैं कहता हूँ LDA के चेयरमैन को छोड़ दें, आप LDA के चपरासी से कुछ पूछ के देख लें, आपको तो वो बताने के लिए तैयार नहीं होगा जनरली। वो भी सरकार का नौकर भी तो वो भी कहता है कि मैं भी कुछ हूँ। और इसमें स्केल 1 से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बताएंगे लेकिन नहीं अगर ना, अली भाई एक और बताएंगे चीज है, कौन? जो हम बात कर रहे हैं, जाहिर बात है आइन और कानून और कवानीन और मुख्तलिफ मौजूद किस्म है। के आर्टिकल भरमार है भैया। जब वक्त मिलता है हमारे पार्लियामेंटेरियन को कवानीन पे कवानीन बनाते हैं। अब आपने जो फरमाया इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो डॉक्टर के दरवाजे पे जाओ, जो सामने खड़ा होगा ना, वो वार्ड अर्दली जिसे कहते हैं, उसका नशा डॉक्टर से ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं धक्के भी देगा, सब कुछ होगा। आपसे जानना चाहेंगे जो आपने बात की कि चपरासी तक नहीं देगा, तो फिर कानून में क्या ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे तो उसके खिलाफ आप जब एप्लीकेशन मूव करेंगे आप नीचे लिख देंगे क्लियरली कि यू आर बाउंड टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन विद इन 15 डेज। ओके हो गया। फिर अगर 15 दिन में वो आपको मालूमात नहीं देता ओके तो आफ्टर 15 डेज आप, जिस तरह पंजाब में लाहौर में इंफॉर्मेशन कमीशन है, इस तरह तमाम सूबे में मौजूद है, आप इंफॉर्मेशन कमीशन में आ जाएंगे। ओके इंफॉर्मेशन कमीशन में आपको आने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, मैं इसमें आसानी ये है कि आपको लॉयर करने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सा तरीकाकार है। आप फिर दोबारा से एक वाइट पेपर पे एक एप्लीकेशन लिखेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नाम पे कि मैंने फलान डिपार्टमेंट से यही इंफॉर्मेशन मांगी और ये जो मेरी दरख्वास्त है उसको अटैच कर रहा हूँ, तो अब तक उन्होंने मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, तो आप उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को पोस्ट कर दें। उसके बाद उस सरकारी मुलाजिम को बुलाते हैं और विद इन 30 डेज ये डिसाइड करवा के वो मालूमात आपको प्रोवाइड करवाने के पाबंद हैं एज पर लॉ। जिस तरह आपको उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन कमीशन से ये मालूमात मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ भी ऑफिसर्स की वैसे तो काफ़ी हद तक ट्रेनिंग हो चुकी है, अगर अवाम जाग जाए तो इंशाल्लाह उनकी मजीद ट्रेनिंग हो जाएगी कि अगर वो नहीं देते तो इस पर उनको सजा है बाकायदा। अच्छा देखिए मेरी बात सुने अली, हम करप्शन के खिलाफ नारा लगाते हैं, ना सिर्फ हम बल्कि बहुत सारी सियासी जमातें इसको अपना नैरेटिव बना के, हमने देखा है कि उन्होंने माजी में या हाल में भी या मुस्तकबिल में इनका कोई ना कोई प्लान होगा। एहतसाब की जब हम बात करते हैं तो एक आम शहरी किस तरह से दूसरे शहरी का एहतसाब कर सकता है, ये आइन और कानून इस चीज़ के लिए। इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद है, किस किस अगर हम बात करें शहर की, और अगर ये 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन मतलब अगर इंफॉर्मेशन कमीशन भी आपको नहीं देता तो फिर क्या? नो इंफॉर्मेशन कमीशन विद इन 30 देते हैं, 13 डेज देते हैं। अच्छा। और ये आमतौर पे दे दिया जाता है, अगर नहीं होता फिर आप नेक्स्ट हाई कोर्ट जाते हैं रिट में। लेकिन वहाँ अच्छा मैंने अभी तक इस पे बेतहाशा काम किया है, बेतहाशा। अच्छा। मुझे आज तक हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पेश, नौबत ही नहीं आती। नौबत ही नहीं आती। आपको इन्फॉर्मेशन कमीशन वैसे ही मालूमात विद इन 30 डेज, बल्कि मैं कहता हूँ जब डिपार्टमेंट को ही नोटिस मिलता है कि इन्फॉर्मेशन कमीशन चला गया है, उसको पता होता है अगर मैं वहाँ जाऊँगा में पनिशमेंट तो मिल जानी है, तो आमतौर पर खुद ही मालूमात दे देता है। लेकिन शहरियों को शोर नहीं है, अभी इस पे अवेयरनेस की बहुत अशद ज़रूरत है। अच्छा एक और चीज़, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर कोई महकमे का जो ऑफिसर है या चीफ सेक्रेटरी है या जो भी चेयरमैन है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता या नहीं प्रोवाइड करता या इनकार कर देता तो फिर उसके लिए क्या अहकाम है? उसके लिए उसको पनिशमेंट क्या हो सकती है? हाँ, उनकी सर्विस सलब की जा सकती है, उनकी सैलरीज अटैच की जा सकती हैं। अच्छा उनकी सैलरीज अटैच हो, उनकी सर्विस सलब हो, उनकी प्रमोशन पे इशू आ जाए, तो ये एक सरकारी मुलाजिम के लिए बहुत बड़ी सजा होती है, उसका सारा रिकॉर्ड खराब हो जाता है उसके लिए, तो वो कभी भी इतना रिस्क अफोर्ड नहीं करता। अच्छा सिर्फ इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है पूरे लॉ में कि आप इंटेलिजेंस एजेंसी से डिफेंस के मामलात में मालूमात नहीं ले सकते। क्यों? वो लॉ में ये भी तो हमारा राइट होना चाहिए था अली, ये क्यों नहीं है? ये मतलब ये मतलब ताकतवर हल्के सवाल इस पे मत करो। अली भाई एक और चीज, ताकतवर हल्के क्यों शामिल नहीं है इसमें? ना मैं तो थोड़ा हाथ होला रखे कुड़िए। अली भाई एक और चीज, अगर हम देखें ये अवेयरनेस के हवाले से बात की जाए, जाहिर बात है ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, जिस तरह आप वकील और हम सहाफ़ी जुड़े होते हैं बचाने के लिए एक दूसरे को, माजरत के साथ, जो नहीं होना चाहिए। ये जो मालूमात हैं जो अभी हमने जो जिन से पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, क्या ऐसा करना चाहिए अवेयरनेस के लिए? क्या ऐसा करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल, हम बाहर दुनिया में देखते हैं तो जो आपके हुकूक हैं वो पहले से बच्चों को बता दिए जाते हैं कि भैया ये आपके इस मुल्क में हुकूक हैं। इससे पहले मैं इसके फवायद पे आता हूँ। देखें ना, इतना बेहतरीन ये आपके पास राइट है, इसके थ्रू आप डिपार्टमेंट्स की प्रोग्रेस बेहतर कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात करप्शन को रोक सकते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट्स के ऊपर चेक लेके आ सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि इस एक्ट के थ्रू, इस राइट के थ्रू इसमें यूथ को अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी एक कसरत चूंकि यूथ की, और यूथ को ही अपने इस राइट का नहीं पता, तो इसके लिए बड़ी अशद ज़रूरत है। एक तो जो यूथ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स की, लेकिन उससे पहले मैं कहता हूँ, मेरी ये सजेशन भी है
अहकाम बाला से कि इसको सिलेबस का पार्ट बना दिया जाए राइट टू इन्फॉर्मेशन। कोई छोटा सा तो हिस्सा है, बहुत आसान सा प्रोसीजर है, तो अब इसको सिलेबस का पार्ट बनाए ताकि एक बच्चा स्कूल लाइफ में ही जान जाए कि उसका फंडामेंटल राइट है और उसकी पूरी ड्यूटी है। अच्छा ये सिर्फ राइट नहीं है, ये मेरी ड्यूटी भी है कि मैं स्टेट के शहरी हूँ, तुम अपने स्टेट के इदारों को चेक करूँ ताकि कोई करप्ट माफिया कोई इस तरह की जो नासिर है वो मेरी की स्टेट को ना लूट के खा जाएं। अच्छा तो आपको पता है वो तो खा गए ना। आप देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ, हम ज़रा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आ जाते हैं। आप देखें हर दूसरे दो में से एक और 3 में से 2 बंदों का मसला यही है कि वो किसी सरकारी इदारे में जाते हैं, उनका काम नहीं होता अनटिल और अनलेस आपके पास कोई अच्छा रेफरेंस या कोई PR हो तो। अब मैं किसी इदारे में जा रही हूँ, मुझे वहाँ पर कोई काम है, वो उस चेयरमैन से या उस इदारे के जो उसको ऑन कर रहा है, जो स्टेक होल्डर है, उससे मिलना एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है, हम उस तक पहुँच ही नहीं पाते। उससे पहले जो इतने नीचे आप डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, हम कैसे इसको कवर कर सकते हैं। अब उस बंदे को मिलना मुश्किल है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना या उससे ये पूछना कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ वो एप्लीकेशन के थ्रू, ये कितना ज्यादा मुश्किल है। आम आवाम को यही तो हमने कहना है कि अगर एक एक करके भी आप ये करेंगे तो मसला कहीं ना कहीं तो हल होगा। अच्छा मैं इसमें एक और बात ऐड करूँ, अगर वो डिपार्टमेंट समटाइम मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि वो डिपार्टमेंट जो है वो एप्लीकेशन लेने से इनकार कर देता है। हाँ, वो कहता है, कोई बहाना लगाता है कि जी आज साहब यहाँ पे नहीं है, हम इसको ले नहीं सकते, आप फलां को दें, ऐसे कुछ। उसका आसान हल पता है क्या है कि आप इसको उनको पोस्ट कर दें, रजिस्ट्री डाक कर दें, आपके पास उसका एविडेंस आ गया कि इनको रिसीव हो चुका है। अब कल को उस पर्ची की बेस पे, डाक की रसीद है जिसको हम रजिस्ट्री कहते हैं आमतौर पे, उसके बेस पे भी इंफॉर्मेशन कमीशन चले जाएंगे कि भी रिसीव कर चुके हैं, तो आपको उसको जाके तरला करने की भी जरूरत नहीं है मेरा जबरदस्ती ये इसको एक्सेप्ट करें। तो हाँ। आपके पास तो बहुत ज्यादा राइट है। अब तो अब आज के दौर में अगर बंदा कहे कि मुझे अपने राइट्स का नहीं पता तो उसकी अपनी नेग्लिजेंस है, अदरवाइज लॉज मौजूद और इंशाल्लाह अगर आज शहरी जाग गए, अवेयरनेस ही हम इसमें फैलाने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह हालात आज से बहुत बेहतर कोशिश तो करें ना, आप एक एप्लीकेशन ड्राइव तो करें, वो कहाँ तक पहुंचेगी, आगे आपने किस पे इसको फॉरवर्ड करना है, वो सारी प्रोसीजर से गुजरेंगे तो पता चलेगा। अच्छा एक और बड़ी आम चीज़, FIR कराने के लिए, मैं पुलिस के डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो एवरी डिपार्टमेंट ना, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई और XYZ हो, FIR कराने जाते हैं। तो जब मैं FIR कराने के लिए जा रही हूँ और अगला बंदा जो है जो मेरे मुखालिफ खड़ा हुआ है वो असर रसूख वाला है और वहाँ पर अच्छी खासी पावर है, तो वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और ये आप कॉमनली इस तरह के केसेस देखते हैं, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, उसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ तो अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो जो पहले से रिकॉर्ड मौजूद है वो निकलवाएंगे ना हम। ये एक अलहदा सा लॉ, इसके लिए लॉज मौजूद हैं कि आप उसको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए थ्रू कोर्ट भी जाके ऑर्डर ले सकते हैं FIR करवाने का। तो मैं कहता हूँ FIR का अंदराज करवाना कुछ और चीज़ है। हाँ, अगर कोई पहले से FIR हुई हुई है, कुछ केसेस चल रहे हैं, उनके कुछ रिकॉर्ड्स है, कुछ इन्वेस्टिगेशन है, उसका रिकॉर्ड आपने निकलवाना और बात है। नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये है कि अगर आपने उस इदारे की या कंसर्न बंदे की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उसके लिए भी आप वहाँ पर भी ये सेम रूल अप्लाई होता है? सकते हैं एग्जैक्टली। अच्छा, हर जिले में इन्फॉर्मेशन ऑफिसर भी मौजूद है और हर डिपार्टमेंट में भी इस लॉ के बाद हर डिपार्टमेंट में लॉ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कर दी गई है अलग से। ये कब से हुआ है? ये 2013 में जब से लॉ है उसके बाद से तमाम डिपार्टमेंट्स में, लाइक आप DC ऑफिस जाते हैं, आप DP ऑफिस जाते हैं, आप किसी भी इदारे में जाते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स मौजूद हैं, आप वहाँ पे उसके इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को भी एड्रेस कर सकते हैं उसके साथ। हाँ, लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो मौजूद अली भाई आपने जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन की सारी चीजें। अब मैं चाहता हूं कि आप अवाम को इसका फायदा भी बताएं कि हाँ इसका, क्योंकि हम तो समझ लेते हैं सारी चीजों के हवाले से, लेकिन अगर वो इस तरह करता है कि जो प्रोसीजर आपने बताया सारी चीजों के हवाले से, तो उसका फायदा उस सोसाइटी में, उस माशरे में, उस इलाके में क्या हो सकता है? मैं अवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकता है? ये अल्लाह ताला ने पूछा है। तो क्या ओब्वियसली जो जान रहा है वो ना जानने वाले के बराबर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो शहरियों से मेरी गुजारिश है कि आप इस मुल्क के मालिक हैं, आपसे ये स्टेट है, ये सिविल सर्वेंट्स बैठे हुए आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, ये जहाँ से इनके बजट आ रहे हैं, इनके जो सैलरीज आ रही हैं, तमाम मामला हैं, ये आपकी और मेरी टैक्स मनी से जा रहे हैं। तो उठिए, सवाल कीजिए। और ये कि मुश्किल बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पब्लिक टीवी का बल्कि बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ, बड़े अहम इशू की उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की, तो आज आपको प्रोसीजर का पता चल गया और बड़ा आसान सा तरीका। अच्छा, ये अगर आप पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको गूगल से मिल जाएगा, पढ़ें तो बड़ी आसान वर्डिंग है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आ सके। अच्छा, कुछ नहीं ना। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि अगला बंदा जिसके खिलाफ आप सवाल उठा रहे हैं उसको कोई मसला तो होगा, मतलब एक दफा एक जर्क तो लगेगा ना, एक वेकअप कॉल तो आएगी ना कि पहली दफा नहीं, दूसरी दफा एक नहीं, दो नहीं, 3, आखिरकार तो कहीं ना कहीं तो खौफ फैल जाता है ना डिपार्टमेंट में कि अगर एक के खिलाफ हुआ है तो बाकी के खिलाफ भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज हमने आवाम को बता दिया कि आपने क्या करना है, गिव अ ट्राई, ठीक है, लेकिन आगे से अब वो डिपार्टमेंट या वो अफसर क्या कर सकता है, ये भी एक पॉइंट है। एक बहुत मुहावरा यूज किया जाता है, कार्य सरकार में मुदाखलत, ये एक ऐसा एक्सक्यूज है जिसको बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जा सकता है।
अब अक्सर औक़ात कहा जाता है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है और कार्य सरकार में आप मुदाखलत कर रहे हैं और इसके जुर्म में ये सज़ा मिल सकती है आपको, ये भी तो रिएक्शन आ सकते हैं। कार्य सरकार में मुदाखलत वो हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। मैं एज पर लॉ आया हूँ आपके पास, तो मुझे लॉ ने राइट दिया है कि मैं आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। अब अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो कार्य सरकार में मुदाखलत ऑफिसर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मैं तो सरकार के लॉ के मुताबिक आया हूँ ना, वो अंगेज लॉ जा रहा है। आपने आज आवाम को मना के जाना है कि एक एप्लीकेशन सारे लिख दो बस, वो अंगेज लॉ जा रहा है, मैं अंगेज लॉ नहीं जा रहा। तो अगर वो नहीं करेगा तो उसको सजा होगी, मुझे क्यों सजा होगी? अच्छा, सजा की जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी वो बात बीच में रह गई थी कि एक अगर आप एप्लीकेशन लेते हो और लेने के बाद वो अगर 15 से 20 दिन के अंदर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? आपने कहा कि उसकी सैलरी साथ अटैच की जा सकती है और उसकी प्रमोशन रोकी जा सकती है। उसकी ओबियसली मैं कहता हूँ सरकारी मुलाजिम के लिए कोई छोटी बड़ी सजा नहीं होती, सजा होती है। उसका सर्विस रिकॉर्ड खराब होता है और ये हम इसको कानून की ज़बान में ACRs कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो सरकारी मुलाजिम कभी भी अफोर्ड नहीं करता उसको कोई माइनर या मेजर कोई पनिशमेंट या पेनल्टी है। तो जब इंफॉर्मेशन कमीशन तक मामला जाता है और ये प्रूव हो जाता है कि अभी तक इस ऑफिसर ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की तो उसको पनिशमेंट जरूर होगी, ये तो कंफर्म है। अच्छा। वो उसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, कल उसको बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो आप उसको ये नहीं कि जेल ही भेजें, आप उसकी सैलरी से अटैच करवा दें, उसकी प्रमोशन रुकवा जाएं, उसको जॉब से निकलवाने की कोशिश कर दें। कल को अगर वहाँ से भी नहीं आता आप हाई कोर्ट चले जाएं, उसकी सर्जनिश वहाँ पे हो जाए, उसके बारे में कमेंट्स आ जाएं, हाई कोर्ट या जो इन्फॉर्मेशन कमीशन उसके डिपार्टमेंट के हेड को उसके खिलाफ लिख दे तो ओबियसली उसका रिकॉर्ड खराब हो जाए। अच्छा अली, अब देखिए इतनी सारी बातें कर ली तो क्विकली जरा कोट भी कर दें कि आपने ऐसे कौन कौन से केसेस देखे हैं, आपने ऐसा क्या क्या किया जिसका रिजल्ट आया, ताकि आप मवाम ये कहें कि बस हमें कन्विंस नहीं कर रहे, एग्जाम्पल भी हमारे आगे रखिए। फॉर मैंने देखा कि हमारे यहाँ तमाम शहरों में पंजाब आर्ट्स काउंसिल मौजूद है। पंजाब में मैंने एक जगह पे नोट किया कि यहाँ पे एक प्रोग्राम के लिए इनको 25 लाख रुपया बजट एलोकेट किया गया। तो मैंने सोचा कि जो प्रोग्राम है इसमें ऐसा 25 लाख का क्या लग गया जो 25 लाख रुपए ने उड़ा दिया। फिर मैंने उसकी मालूमात निकलवाई सारी कि 25 लाख मुझे डिटेल दीजिए, 25 लाख मिला, कहाँ कहाँ लगाया गया, अगर आर्टिस्ट है तो उनको कितनी कितनी पेमेंट्स की गई। अब अगर वो गलत मालूमात दें कि जी हमने फॉर एग्जाम्पल वो कहें जी हमने एक आर्टिस्ट को 1 लाख रुपए पे किया, तो आर्टिस्ट भी मेरे पास मौजूद है, मैं उसको जाके पूछ सकता हूँ। तो असल में मैं कहता हूँ कि झूठ के पाँव नहीं होते। करप्ट आदमी जितना भी तेज हो जाएगा, करप्ट आदमी भी देखें तो एक क्राइम कमिट कर रहा है ना, और क्रिमिनल कहीं ना कहीं गलती छोड़ के जाता है, कोई ना कोई निशान छोड़ के जाता है। और आप बतौर शहरी अगर एक मालूमात लेते हैं और आपको फील हो कि आपको इसमें समझ नहीं आ पा रही, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस से रिलेटेड इशू है, बजट से या उसके बजट से रिलेटेड इशू है, तो आप अपने किसी टैक्स वाले दोस्त को, किसी फाइनेंस पर हुए दोस्त को साथ मिलाएं कि लॉ के प्रोसीजर किस तरह का मामला, तो किसी अपने वकील दोस्त से राय ले लें। तो आप किसी एक्सपर्ट की राय उस पर लेने, आपको पता चल जाएगा। बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, हमने इसको मजीद आसान करके लेकिन अब आपको जागना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारी टैक्स मनी से चल रहा है और हमने इस पे चेक करना है। ऑफिसर्स आपको सर्विस करने देने के लिए, आप उनको सर्विस देने के लिए, आप उनका महकूम बनने के लिए नहीं है। ठीक है अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे लगता है कि मैं और हरमीत तो सुबह सुबह उठ के देते ही हैं, लेकिन जो आपने वेकअप कॉल दी उसकी हमें अशद ज़रूरत थी, क्योंकि आप सिर्फ इस बात को जान ले कि ये आपका राइट है कि आप ये जाने कि हम पर रखे गए वो ऑफिसर जो कि हमारे पैसों से ही काम करते हैं, सैलरीज जाती हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं और ये सवाल करना आपका हक है। लेकिन शायद ये हक हमें पता ही नहीं था। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप ये समझते हैं कि आप इस मुआशरे में और इतना कुछ खराब है तो आपके करने से क्या हो जाएगा। ज़्यादातर कॉमनली प्रैक्टिस ये होती है कि आप कहते हैं एक बंदे करने से क्या हो जाएगा। इनिशिएट तो करें, कोशिश तो करें, हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग इंस्पायर होकर अगले बंदे से सवाल करने के लिए तैयार हो जाएं। एक ब्रेक लेने वापस आते हैं, एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोई भी ऐसी पिक्चर या वीडियो अगर आप सोशल मीडिया पे देखें जहां पर आपको लगे कि कोई स्टीरियोटाइप ब्रेक हो रहा है तो बहुत सारे लोग नीचे तबसरा करने आ जाते हैं। कुछ बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा आपको ट्रोलिंग का शिकार कर देते हैं। बट ऑल दो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उम्मीद यकीनी तौर पर आप भी करते होंगे कि अगर हम फाइनली उस एरा में हैं जहाँ पर आज की एक पाकिस्तान में रहने वाली पाकिस्तानी बच्ची जो है वो देखती ये है कि मैंने जो करना है मुझे वो अगर मुआशरती तौर पर उसकी इजाज़त नहीं मिलती, घर से नहीं मिलती, फैमिली से वैल्यूज़ नॉर्म्स हर चीज़ को कीप इन माइंड रखते हुए भी उसको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। हम अप्रिशिएट करते हैं उन तमाम लोगों को जो स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए और बाकी तमाम खवातीन को इंस्पायर करने के लिए ऐसे काम रोज़ करती हैं। आपने हर चीज़ को कीप इन माइंड रखना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पेरेंट्स को या हमारी अगर फैमिली की बात करें, फैमिली के साथ साथ मुआशरे के एक्सेप्टेंस लेवल की बात करें तो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि अगर कोई खातून कुछ करना चाहती है सो लेट देम डू, उन्हें करने दिया जाए। एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हिरा नियाज हमारे साथ
साथ स्टूडियोज में है। बेसिकली खातून घुड़सवार है, पुलिस ऑफिसर भी हैं, बाइक राइडर भी हैं, वेट लिफ्टर भी है और तीरंदाज भी है। इतनी सारी कैटेगरीज। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि यार आप क्या क्या करती हैं, तो इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। और मैं इंट्रोडक्शन में कोशिश मैंने की कि मैं सिर्फ आपको इस चीज़ का क्रेडिट दे सकूं कि आप ये सब कुछ जो कर रही हैं वो तो चलिए आप कर रही हैं, आपका शौक है, लेकिन आप जिस स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रही हैं कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज की उन तमाम बच्चियों के लिए कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं, आपका कोई शौक है, जस्ट गो फॉर इट। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं और आपको अपनी लिमिटेशंस का पता है, हाँ। तो आप हर चीज़ को करें जो आपका गेम्स में आना चाहती हैं, गेम्स में आएँ। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, इंसान देर तक जवान रहता है। और हर चीज़ जो हॉर्स राइडिंग है, ये सुन्नत नबवी भी है, इसको लाजमी करना चाहिए आपको। अच्छा देखिए, वेरी कॉन्फिडेंट जो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जब मैंने ये सारी बातें की ना हरमीत, तो मुझे ये बताएं कि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर ना, आप एक जिम्मेदारी होती है। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारी एक सोच है उस डिपार्टमेंट को लेके, और लोग भी अब तक उस चीज़ को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते कि खातून पुलिस ऑफिसर। और फिर घुड़सवारी, ये सारे शौक़ जो हैं ये बचपन से आपको थे, फैमिली में कुछ होता है वहाँ से मिली, या ये आपका सिर्फ शौक़ है जिसको आप पूरा कर रही हैं? एक तो ये सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट रही हूँ बचपन से ही। और दूसरा ये है कि मेरे नाना अबू जो थे उनके पास दरियाई घोड़ी थी, कुछ उनसे इनहेरिटेंस में मुझे ये चीज़ आई है। इसके अलावा मुझे खुद से बहुत ज़्यादा शौक था। मैं पोलो में, टेंट पैगिंग में पहले रह चुकी हूँ, फिर उसके बाद अब मैं रेसिंग फील्ड में आ गई हूँ। जो लाहौर रेस क्लब है, यहाँ पे मैं एज ए जोकी जो है वो अपना कंटिन्यू कर रही हूँ राइडिंग को। व्हाई बीइंग पुलिस ऑफिसर टू डू ऑल दिस थिंग्स? हरमीन पुलिस ऑफिसर भी हैं, ये कहाँ से बीच में आ गया टच? पुलिस एक और चीज, आपकी पहले तस्वीरें बड़ी वायरल हैं और हाँ। सोशल मीडिया पे हम आपकी वीडियोस देखते हैं, बड़े मजे मजे की वीडियो हैं। लेकिन एक तरफ जो सुहाने सवाल के कि पंजाब पुलिस तो पुलिस की तरफ आना, फिर इधर इन सारी चीजों को, जाहिर बात है वो भी उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, जॉब भी टफ है, कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये इस तरह है कि जब मैं पुलिस में आई हूँ उसके बाद मैंने रेगुलर हॉर्स राइडिंग को कंटिन्यू किया है। सबसे पहले मैंने पुलिस से सीखी, जो मैंने अपना स्टार्ट किया हॉर्स राइडिंग का पुलिस से, फिर मैं आर्मी के पोलो गैरिजन क्लब में चली गई, फिर मैं वहाँ से लाहौर रेस क्लब में आई। तो टाइम मैनेज हो जाता है, टफ होता है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेज करते हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फजर की नमाज के बाद मैं क्लब चली जाती हूँ राइडिंग करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। फिर वहाँ से फ्री होके मैं अपने ऑफिस जाती हूँ 8 o'clock। वहाँ से फ्री होके फिर जो मैं ऑफिस के बाद में अपने आर्चरी की सनलाइट में प्रैक्टिस करनी होती है, ओपन ग्राउंड चाहिए होता है, तो उसके लिए आर्चरी की प्रैक्टिस करती हूँ। फिर जो वेट लिफ्टिंग जो मेरा जिम है वो मैं रात पे पेंडिंग कर देती हूँ। आपकी तरफ अब आपको देख रहा हूँ, इतनी मासूम सी, इतनी स्मार्ट। वैसे पंजाब पुलिस की हजरात की तो उनके बड़े बड़े पेट ना हो तो फिर मजा नहीं आता है भैया। लेकिन ऐसे में जब आप मुलजिम आपके सामने आता है तो वो कोई खौफजदा होता है, या वो कहता है कि बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस आ गई है, कोई फिल्म चल रही है हमारे सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स को सख्त जब होना पड़ता है वो तब होना पड़ता है जब मुलजिम अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा होता, या उसने कुछ ऐसा गुनाह किया होता है। और हमें जो है वो जुर्म से नफरत है, हमें मुलजिम से नफरत नहीं है। तो जब मुझे देखते हैं मैं उनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही काइंड रहती हूँ। और जो आप फिटनेस की बात करें तो स्पोर्ट्समैन कोई भी आप उसको देखें वो ऐसे ही फिट ही नजर आएगा आपको। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू रूटीन ना, तो आपने हीरा बड़े अच्छे से बता दिया कि देखिए सुबह उठती और उसके बाद सारा दिन पैरेलल मैंने हर चीज़ को करना होता है। लेकिन आजकल ऑब्वियसली फोकस पॉइंट क्या है? ये सारी चीज़ें जो है वो रोज़ आप करती हैं, या आजकल जो है वो किसी एक चीज़ पर ध्यान ज़्यादा और उसी में आप ज़्यादा आगे जाना चाह रही हैं? आजकल चूँकि मेरी गेम्स चल रही हैं, ये सीज़न गेम्स का है, गेम स्टार्ट हुई हुई हैं, तो जो मेरी आर्चरी की और जो मेरी वेट लिफ्टिंग की गेम्स में मेरा ज़्यादा फोकस आजकल उन पर है, क्योंकि आजकल वही चल रही हैं तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा मुझे करनी पड़ती है। इंटरनेशनल गेम्स में अगर हम बात करें तो आपको पता है बहुत सारे लोग पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट यू, तो आपका फ्यूचर क्या प्लान है कि इन सब चीज़ों में से ऐसी कौन सी चीज़ है, या ये सभी हैं जिसमें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं इंटरनेशनल लेवल पे? जो हॉर्स राइडिंग है, जो एज ए जोकी मैं लाहौर रेस क्लब में रेसिंग फील्ड में हूँ, ये ऑनलाइन रेसेस भी चलती हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी ये रेसेस हैं। लेकिन अगर हम देखें गेम्स में तो जो आर्चरी है इंशाल्लाह ताला इसको मैं इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाऊँगी। इसको जो एशियन गेम्स होती हैं मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूँगी इंशाल्लाह ताला। और एक और चीज़ हमारे यहाँ, एक और चीज़ है कि घुड़सवारी जो है वो बड़ा महंगा शौक है। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी नौजवान लड़कियां आपको देख के इंस्पायर भी हो रही, क्योंकि वीडियोस आपकी काफ़ी वायरल हैं। ऐसे में आप स्क्रीन पर भी बैठी हैं, तो क्या कहेंगी, क्या वाकई बड़ा मुश्किल है? मतलब घुड़सवारी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि इसको करते करते गरीब हो जाते हैं।
ये वाकई बहुत महंगा शौक महंगा शौक है। जो मेरी सैलरी है उसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो घोड़ों पर लग जाते हैं। घोड़ा खरीदना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन घोड़ा खरीद कर उसकी टेक केयर करना, उसकी मेडिकेशंस, उसकी हेल्थ केयर, फिटनेस, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना, फिर ग्रूमर को, और बहुत सारी ऐसी एसेसरीज होती हैं जो घोड़ों की बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। कुछ आउट ऑफ सारी सूरत हाल में पुलिस डिपार्टमेंट की बात कीजिए तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? फैमिली तो आपको सपोर्ट कर रही है, बगैर फैमिली सपोर्ट के तो बड़ा मुश्किल है। पुलिस क्या कहती है? ठीक है, अभी तक पुलिस में सच कोई ऐसा रेसिंग या टेंट पेगिंग का कोई गेम वगैरह स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये है कि पुलिस की तरफ से भी जो मुझे दूसरी गेम्स हैं, वेट लिफ्टिंग और आर्चरी, वो मैं नेशनल्स पंजाब पुलिस को रिप्रेजेंट करती हूँ नेशनल्स में। तो वो मैं उसकी प्लेयर हूँ, तो वो मुझे जितना सामान है, जो जिम है, जो क्लॉथ्स वगैरह हैं, वो मुझे प्रोवाइड करते हैं, वो मुझे पूरी फैसिलिटेट करते हैं वहाँ से। अच्छा हिरा, खेल के मैदान में देयर इज़ नो डिफरेंस ना। हम नहीं समझते कि अगर आप एक स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा कर रहे हो तो आप एक खातून हो या एक मर्द हो, डजंट मैटर। लेकिन आप क्या समझती है, जो सारी हमने फिंगर टिप पे गिनवाई ना अपनी ऑडियंस को, कि पुलिस ऑफिसर भी हैं, बाइक राइडर भी हैं, वेट लिफ्टर भी हैं, और उसके बाद देखिए आप इतनी अच्छी घुड़सवारी भी करती हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम एफिलिएट नहीं करते ख़वातीन से हमारे माशरे में। आप क्या समझती हैं कि मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की, मैंने आगाज़ में भी यही कहा कि आपको देखकर बहुत सारी ख़वातीन इंस्पायर होती होंगी कि सारे वो काम है जो कि हम सोचते हैं कि नहीं यार ये लड़कियाँ नाजुक होती हैं, ये नहीं कर सकती। तो कितने लोगों को आप इंस्पायर करती हैं और वो कर भी रही हैं वो तमाम चीज़ें आपके साथ साथ? मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मुझे देखकर इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहती हैं। कुछ लोगों के पास सोर्सेज इतने नहीं होते कि वो इस चीज़ को ज्वाइन कर सकें, कुछ को अलाउ नहीं होता। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बेटियां कुछ करना चाहती हैं तो आप उनको अलाउ करें, उनको उनकी लिमिटेशंस बताएं, और वो इस चीज़ को ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के ख्वाब ऐसे हैं जो अधूरे रह जाते हैं। पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा हिरा, इस मामले में आप तो लकी हैं, ये तो देखिए समझ आता है ना। जैसे आपने ये बात की ना, इसका मतलब आप ये रियलाइज़ करती हैं कि यस, हर किसी के पास वसाइल नहीं होते, हर किसी को इजाज़त नहीं होती। लेकिन आप क्या समझती हैं कि इस पॉइंट को आप किस तरह से ऑडियंस के सामने रखना चाहती हैं कि देखिए अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसे वो करने देना चाहिए। अब आपको क्या एक्सेप्टेंस फील होती है सोसाइटी में? क्योंकि अभी भी लोग ऐसे तो देखते होंगे, रुकते तो होंगे, अगर आप बीइंग अ पुलिस ऑफिसर देखते हैं तब भी, और ये सारे काम जो आप करती हैं तब भी, तो वो अब डाइजेस्ट लेवल जो है वो आपको लगता है कि लोगों का ज़्यादा होना शुरू हो गया है? एक्सेप्टेंस लेवल फील होता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अब चूँकि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, अब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब मैं यूनिफॉर्म में बाइक पर होती हूँ, बाइक राइडिंग में करती हूँ, तो ऑफिस जो मैंने अपना आना जाना होता है या कहीं दाएं बाएं मैंने आना जाना होता है तो मैं बाइक ही यूज़ करती हूँ। एक तो वो क्विक है, दूसरा मुझे किसी को कहना नहीं पड़ता मुझे छोड़ आएं, तो मैं बाइक यूज़ करती हूँ, खुद ही निकालती हूँ और खुद ही चली जाती हूँ। तो जब कुछ लोग होते हैं जो इवन कि मुझे देख के थम्स अप कर रहे होते हैं, इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि एक फ़ीमेल है, फिर पुलिस ऑफिसर है और बाइक राइड कर रही है और खुद आज अपना खुद ही मैं मैनेज कर लेती हूँ। ज़ाहिर बात है, आप पंजाब पुलिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कमाल कर रही हैं, बाइक राइडर हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं, घोड़े पे बैठ जाती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ख़वातीन है पुलिस के अंदर, जो ख़वातीन है वो किस तरह, उनको जब वो आपसे मिलती हैं तो उनका क्या, उनकी सोच में कितना जो बदलाव आता है? कहीं ना कहीं वो भी कहती कि हमने भी थोड़ा बहुत आना है, कुछ इसी तरह करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे देख के बाइक चलाना सीखा है। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, पहले वो अपने भाइयों के साथ, अब्बू के साथ या ऑटो वगैरह या बस वगैरह पर आती थी, अब वो भी मुझे देख के सीख के अब वो भी उन्होंने अपनी बाइक्स ली हुई हैं, अब वो स्कूटीज़ ले रही हैं। तो ये बड़ा जो है मोटिवेशन भी है लड़कियों के लिए। जो मेरे सर्कल में मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत सब ने बाइक्स ले ली हैं, बहुत सब ने गेम्स ज्वाइन कर ली हैं, मुझे देख के वेट लिफ्टिंग में आ गई हैं, मुझे देख के आर्चरी को ज्वाइन कर लिया। तो ये वो कहते हैं ना, सोबत का असर होता है। तो अगर आप अच्छी सोबत में बैठेंगे तो अच्छे तौर पर आपको भी और आपकी फैमिली को भी इस बात पे प्राउड होता होगा कि ना सिर्फ दूसरी बच्चों को इंस्पायर किया है, बल्कि हमने भी किसी चीज़ की इस माशरे में कम से कम बुनियाद रखी है। लेकिन आपकी अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप मुझे ये बताएं कि घुड़सवारी आपका शौक तो है, लेकिन क्या सिर्फ ये मैदान तक महदूद है, या आप कभी कभी इस शौक को बाहर सड़कों पे भी ले जाती हैं और किसी ऐसी जगह भी जाना आना होता है जहाँ पर लोग देखते हैं अच्छा एक तो लड़की है ऊपर से घोड़े पे सवार है? तो क्या ऐसा कोई फील हुआ है, कभी ऐसे कोई इवेंट आया? बिल्कुल ऐसा इवेंट आते हैं, अक्सर हमें लेके जाना पड़ जाता है, हॉर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, तो फिर हम समटाइम ऊपर बैठ जाते हैं, समटाइम साथ चल पड़ते हैं। ऐसा है कि जो हॉर्सेस, जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं रेसिंग में हूँ, तो यहाँ पर जो हॉर्सेस और उनकी जो ब्लड लाइन्स है वो बड़ी एग्रेसिव हैं, तो उनको हम जो टेंट पैगिंग के घोड़े हैं उनके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, उनको हम पोलो के हॉर्सेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इनके अंदर एग्रेसिवनेस ज़्यादा है, इनकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सिर्फ रेसिस में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इनको हम ऑन रोड इतना लेकर नहीं
अगर हम देखें, मुझे याद है मैं जब अपने गांव की तरफ जाता था, बचपन की बातें हैं, और वैसे भी घर में डराया भी जाता था कि पुलिस बुला देगी, अम्मा जो है पुलिस बुला देगी। तो वहां से गुजरते एक नाका था, वहां पे एक खातून होती थी और उसकी बड़ी डरावनी सी आवाज होती थी। उसको देख के वैसे ही मैं कोशिश करता था कि मुझ पे उसकी नजर ना पड़े, ना कि छोटे बच्चे थे हम। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप जैसी नौजवान लड़कियां जो आ रही हैं, पुलिस फोर्स को ज्वाइन करी, कितना हौसला मिल रहा है इस वक्त, खासकर जो नौजवान लड़कियां, या कि अभी हम बात यही कर रहे थे कि आसपास जो गली कूची में थाना होता है, हमारा दिल करता है इस गली से ना किसी और गली से निकल जाए, पुलिस वालों की नजर ना पड़े। अब ऐसा नहीं है। जो हमारे आईजी साहब हैं उस्मान अनवर साहब, इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए हैं जो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अब जितने भी लोग जो भर्ती हो रहे हैं नए, वो सब एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जिनको पता है क्या करना है, कैसे लेकर चलना है, कैसे मैनेज करना है। तो अब जो आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराना टाइम है। अब सब वेल एजुकेटेड भर्ती हुए हैं, अब सबको पता है बात कैसे करनी है, कैसे मैनेज करना है, कैसे के हवाले से क्या खाना पीना और जारी बात है किन की चीज़ों का ख्याल रखती हैं? भाई घोड़े पे बैठना है, रेस भी लगानी है, बाइक भी चलानी है, और कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट को इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट करना है, टारगेट बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं आपके। डाइट कैसे मैनेज करती हैं? डाइट का आप ना पूछें तो बेहतर है, क्योंकि जो हॉर्स रेसिंग है इसमें मुझे वेट लूज करना है, वेट लिफ्टिंग के लिए मुझे वेट बढ़ाना है, तो मैं फंसी हुई हूँ दोनों में। वेट लिफ्टिंग में मैनेज टू ऑल दिस ना, सारा कुछ साथ पैरेलल लेके चलना पड़ता है। हाउ कुड यू मैनेज? थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लेके चल रही हूँ। इसके लिए हेल्दी खाना पड़ता है, खाना कम है लेकिन हेल्दी खाना है, ताकि मैं वेट लिफ्टिंग भी कर सकूँ, क्योंकि उसमें वेट उठाना पड़ता है। हॉर्स रेसिंग में एज जो कि वेट कम करना पड़ता है, तो मैं वॉक भी करती हूँ डेली बेसिस पे, आधा घंटा पौना घंटा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हेरा पे पीटी भाइयों का असर नहीं हुआ है। अच्छा, जब भाइयों का जिक्र हो रहा है तो मुझे हेरा ये भी बताया कि ये सब कुछ माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छे तरीके से आप कैरी कर रही हैं, बिकॉज पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी ने भी करना शुरू कर दिया है। व्हाट योर फ्यूचर प्लान? मतलब मुस्तकबिल में अगर कोई जीवन साथी ऐसे मिल जाए जो घोड़े पे सवार होके आए और आपको घोड़े पे सवार ना होने दे, फिर आप क्या करेंगी? नहीं, फिर ऐसा शोहर तलाश करेंगे जो खुद भी करे और मुझे भी करवाए। That's good. चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ये बड़ा यूनिक होगा वैसे। सोहा हीरा इस बार जाएगी घोड़े पे बैठ के, चलो बहुत हो गई, रीत रिवाज को तोड़ लेते हैं। हाँ, वो दूल्हा नहीं आएगा, दुल्हन जाएगी बहुत अच्छे से तैयार होके घुड़सवारी करके। चलिए जी, थैंक यू सो मच हीरा फॉर बीइंग हियर, रियली बहुत अच्छे की और मजे की डिस्कशन आपसे रही। लेकिन आप सबके लिए सिर्फ इतना है कि आप जो करना चाहते हैं, अब हम उस एरा में फाइनली आ चुके हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई शौक है तो उसको जरूर पूरा करें, लोगों के बारे में आपने नहीं सोचना। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी अवेयरनेस के लिए, और चूंकि आज के दिन की मुनासबत से हमेशा हम आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में इस दिन को किस तरह से मनाया जा रहा है, तो आज जो है वो एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज की तारीख, आज का दिन जो है वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अनाउंस किया गया। और एक लंबे अरसे तक अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हरमीत एड्स के मर्ज को देखें और उनके मरीज़ों को देखें तो तादाद बढ़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया में इस पर बहुत काम किया जा रहा है और इसके इलाज मुआवजे के लिए महकमा सेहत समेत तमाम इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि एहतियात की जब हम बात करते हैं, इसकी शऊर पैदा करने की बात करते हैं, आगाही की बात करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जिससे इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। तो आज चूंकि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से मुख्तलिफ वॉक्स का एहतमाम किया जा रहा है, सेमिनार्स का, यंगस्टर्स को खास तौर पर इस पर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च की जाए, थॉरली इसको स्टडी किया जाए, ताकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हरमीत इस ड्राइव को आगे बढ़ाया जा सकता है, अगर हम अपने आने वाली जनरेशन और मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल सुहा, अगर आप देखें तो पहला ये केस मेरे ख्याल में 80s के दिहाई में आया था और वो हॉलीवुड के एक्टर थे, और उसके बाद फिर मामला बड़े कंट्रोवर्शियल तरीके से इसको मुख्तलिफ अखबारों में, मुख्तलिफ टेलीविजन में पेश किया गया। लेकिन फिर जब इस पर काम हुआ और जब काम हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आई। अभी भी हमारे माशरे में उस तरह की जो मुहिम होनी चाहिए आगाही, वो नहीं है। अभी कुछ दिन कबल जो है एक शख्स की कॉल आई जो मर जाने वाले थे और बड़े ही ऐसे अंदाज में थे, बड़े परेशान थे। उसने मुझे कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया। तो मैंने जब वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मुझे HIV का जो है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हूं, तो इस वजह से फिर आपको पता है कि हम इसको बहुत गलत तरीके से जोड़ भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। तो नहीं होना चाहिए, कम से कम इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, इसका इलाज है। अब कुछ स्टेजेस ऐसे हैं जहां पे आपकी बचत भी हो सकती है, लेकिन इस तरह की नफरत की निगाह से देखना, अपने घर से निकाल देना, तो
ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो वो तकलीफ में है, मायूस है, मजीद आप उसको एक ऐसी दुनिया में धकेल रहे हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तन्हाई है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, और नौजवानों में खासकर, और फिर कैसे ये फैलता है, और आज का दिन मनाने का मकसद भी है कि कैसे अपने आप को बचाया जाए, क्योंकि आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि चाहे वो सिंध के इलाके हों, बहुत सारे देही इलाके ऐसे हैं, पिशावर, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके जो हैं उसमें शामिल है, पंजाब के कुछ इलाके शामिल है जहां पे ये केसेस आ रहे हैं, उसकी वजूहात भी सामने आ रही हैं। तो आपके पास आजकल तो बड़ा जबरदस्त किस्म का, अगर आप डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपके पास जो मोबाइल है इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, तो अपने आप को अवेयर तो रखना है, लेकिन साथ साथ लोगों में भी अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, तो बेटर है कि एहतियात आप पहले से कर लें, तो एक जिंदगी जो है आपकी भी किसी और की बचाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसकी बर वक्त तशख़ीस जो है वो मामले को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती है, जिसके लिए आप में शऊर होना चाहिए, आगाही होनी चाहिए। बस यही बात है हरमीत, जिसको हम कोट करना चाहते हैं कि अगर हम एड्स की बात करें तो यकीनी तौर पर एक मूजी मर्ज तो है, लेकिन अगर बर वक्त इसकी तशख़ीस कर ली जाए, इसको डायग्नोस कर लिया जाए, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स या किसी भी स्टेज पर इसको कैटर किया जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल सिचुएशन की, तो हम इसको किस तरह से किन प्लेटफॉर्म पर एड्रेस कर सकते हैं। अगर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर इस दिन के हवाले से वॉक और सेमिनार्स और वर्कशॉप का तो अहतमाम किया जाता है। लेकिन अगर पूरा साल देखें तो पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पर एड्स के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो उसको कैटर करने के लिए हमें, मेरे ख्याल से जो हम कर सकते हैं वो ये कि इसके बारे में बात की जाए। हरमीत, एक शर्म और एक जो इस तरह से आप मार महसूस करते, जैसा कि आपने कहा कि घर से निकल जाना या उसको निकाल देना या अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देना, इसका हल नहीं है। इसके बारे में ना सिर्फ आपस में बात की जाए बल्कि फैमिलीज़ भी अगर बात करेंगी तो मेरे ख्याल से इस मसले को हम मुआशरती तौर पर हल कर सकते हैं। बात आपकी दुरुस्त है सोहा, कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक गलत तरीके से पोर्ट्रे भी किया गया। तरीक़ाकार आपके पास पता है कि आप जिस किस्म के नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, सिंध में एक सेरेंज जो है उसका इस्तेमाल कई दफ़ा कई मरीजों को किया जाता है। बहुत सारे ऐसे नौजवान जिनको नहीं पता होता, और जब वो वहाँ पे जो है अताई डॉक्टर्स, आपको पता है सिंध में भरमार है, बहुत सारे ऐसे इलाके में गया हूँ वहाँ पे कि वहाँ पे अताई डॉक्टर बहुत ज़्यादा है। तो एक ही सेरेंज और फिर इसी तरह दीगर चीज़ें जो हैं, जो ऐसे ताल्लुकात हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको नुकसान पहुँचा देते हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं एक चीज़ को उस तरीके से जोड़ना जो है, जो हम कहीं ना कहीं दबे अल्फाजों में ये बात कर रहे हैं, लेकिन खुल के बात करनी चाहिए, डॉक्टर से मुआयना करना चाहिए। और आपकी बात दुरुस्त है कि आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इस खौफ से कि माशरे का जो रवैया है वो मेरे साथ क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, रवैया पहले घर का शुरू होता है, फिर बाद में माशरे का शुरू, फिर पूरे इलाकों का शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस खौफ की वजह से लोग हॉस्पिटल की तरफ या रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं जाते, जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी गलती है। तो आपकी जान से ज़्यादा अजीज़ तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें मलूज़े खातिर रखेंगे और जान की परवाह नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर जान का खात्मा हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से हमारे मुआशरे का एक अलमी है, इस पर बात करनी चाहिए और कोशिश करें कि ना सिर्फ आपस में बात करें लेकिन दूसरे लोगों को भी तरगीब दिलाएं इस चीज़ की कि जाएँ और इलाज मुआवजे की तरफ या कम से कम ट्रीटमेंट की तरफ ज़रूर कोशिश करें। सो इसी थॉट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।